हेलो स्टूडेंट्स, जुडिशियल लॉ क्लासेस आपके लिए लाया है लेक्चर सीरीज जो कि आपकी जुडिशरी के ड्रीम को और इस जर्नी को बहुत ही इजी बना देगा। हम इस लेक्चर सीरीज में आपके लिए हर वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि जुडिशरी के एस्पेक्ट से, जो जुडिशरी पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में कवर करने की कोशिश करेंगे सो दैट आपकी ड्रीम, हमारी ड्रीम, हम सब मिलकर इसे अचीव कर सकें। सो इस जर्नी में मैं आपकी मेंटोर सौम्या आप सबको गाइडेंस देने के लिए आपके साथ रहूंगी थ्रू आउट। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम इस लेक्चर में शुरुआत करेंगे बीएनएस से, भारतीय न्याय संहिता। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। अगर हम बात करें भारतीय न्याय संहिता की, सो आपको पता है कि जैसे इंडिया में पहले इंडियन पीनल कोड हुआ करता था, क्रिमिनल लॉ में हमारे यहाँ ऑफेंसेस को गवर्न करने के लिए, उनकी पनिशमेंट्स को गवर्न करने के लिए भारतीय न्याय संहिता की जगह पे इंडियन पीनल कोड था। अभी द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे माइंड में आएगा, इसकी हमें इसे रिप्लेस करने की जरूरत क्यों थी? लाइक व्हाई डिड वी रिप्लेस आईपीसी विद बीएनएस? आईपीसी जब अगर सब कुछ अच्छे से गवर्न कर ही रहा था, जो कि वो कर रहा था, वाज डूइंग प्रीटी वेल, सो उसकी जरूरत क्या थी? क्यों हमने रिप्लेस किया बीएनएस से? सो सबसे पहली चीज है, जो पर्पस की अगर हम बात करें कि क्यों रिप्लेस किया, वो क्वेश्चन इसके नाम में छिपा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, भारतीय आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड एंड बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता। तो एक्चुअली जब हम बात करते हैं कि जरूरत क्या थी रिप्लेसमेंट की, सो वो क्वेश्चन जो है वो इन वर्ड्स में छुपा है। अब पीनल और न्याय, ये दो टर्म्स हैं जो कि हमें इन दोनों के डिफरेंस बताएंगे कि रिप्लेसमेंट की जरूरत क्या थी। पहली चीज तो ये कि ऑफ कोर्स आईपीसी बहुत पुराना था, हमें पता है काफी पुराना था, कॉलोनियल टाइम्स का था। तो बहुत उस समय से अभी तक लॉ जो है एक ऐसी चीज है जो कि टाइम्स के साथ, सोसाइटी के साथ चेंज होती जाती है, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। सो हमें उस नीड के हिसाब से खुद को मोल्ड करना पड़ता है। पहला पर्पस ऑफ कोर्स वो था कि बहुत पुराने कॉलोनियल लॉज को हमें चेंज करके सोसाइटी की करंट नीड्स के अकॉर्डिंग उसे मोल्ड करना था। दूसरा, इसका ऑब्जेक्टिव, पहले जो आईपीसी था उसका ऑब्जेक्टिव था पीनलाइज करना। पीनलाइज मतलब, पीनलाइज मतलब पनिश करना, यानी कि आईपीसी वाज मोर टूवर्ड्स जो ऑफेंडर्स हैं उन्हें पनिश करना, उसका ऑब्जेक्टिव पनिशमेंट था। जबकि जब हम बीएनएस की बात करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव न्याय यानी जस्टिस है, जस्टिस डिलीवर करना। तो इनके ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस आ जाता है। पहले वाले आईपीसी का ऑब्जेक्टिव जहां पीनलाइज करना था, वहीं बीएनएस का ऑब्जेक्टिव जस्टिस डिलीवर करना है। सो अब इसके बाद हम आते हैं कि बीएनएस में कितने सेक्शंस, कितने चैप्टर्स हैं, इसे कैसे डिवाइड किया गया है। सो बीएनएस जो है, इसको 20 चैप्टर्स, 358 सेक्शंस में, 358 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जो कि पहले से कम हो गई है नंबर्स के। अब अब बात करते हैं, अगर हम इसके बैरक से देखें तो सबसे पहली चीज आती है कि इसका नाम, जो कि है द भारतीय न्याय संहिता 2023। इसका पूरा नाम जो है वो है द भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि है एक्ट नंबर 45 ऑफ 2025। एक्ट नंबर 45 मतलब 45th बिल था वो, 2023 ईयर का। इसका एनैक्टमेंट डेट है 25 दिसंबर 2023, यानी इस एक्ट को प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ये पास हो गया 25 दिसंबर 2023 को। लेकिन अब जब हम इसके
ये जो इसके बाद की लाइन है, इनैक्टमेंट डेट के बाद जो इसकी लाइन लिखी हुई है वो है इसका प्रियम्बल। प्रियम्बल यानी इसका ऑब्जेक्टिव। किसी भी एक्ट में सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव, उसका प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल उसके ऑब्जेक्टिव को बताता है कि किस पर्पस के साथ उसे इनैक्ट किया गया, उसे बनाने की जरूरत क्या थी, उसका पर्पस क्या था, क्यों बनाया गया। तो अगर हम इसमें बात करें तो लिखा है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। तो इसके प्रियम्बल से पता चलता है कि इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि मेंशन कर रखे हैं इसके प्रियम्बल के अकॉर्डिंग। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, कंसोलिडेट एंड अमेंड, ये दो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स है। अब कंसोलिडेशन क्या होता है, अमेंडमेंट क्या होता है, लिखी हुई क्या चीज है, एक एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजंस, कंसोलिडेट और अमेंड करने के लिए किस चीज को, प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरटू। ऑफेंसेस से रिलेटिंग मैटर्स से रिलेटेड प्रोविजंस को कंसोलिडेट और अमेंड करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि कंसोलिडेशन क्या है एंड अमेंडमेंट क्या है। अमेंडमेंट तो हम सबको पता है कि चेंज करना, मॉडिफिकेशंस करना, अमेंड करना है उसमें कुछ बदलाव लाना। पर कंसोलिडेशन क्या है, कंसोलिडेट टर्म जो है ये बना है कंसोलिडेशन से। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेशन मतलब किसी चीज को कलेक्ट करना, कलेक्ट करके उसे सिस्टमैटिकली अरेंज कर, मर्ज करके एंड सिस्टमैटिकली अरेंज करना। मतलब जब अगर हम कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो उसे सिस्टमैटिकली अरेंज करना, मर्ज करना, ठीक है, ये होता है कंसोलिडेशन। तो हमने कंसोलिडेट टर्म क्यों यूज किया यहाँ पे, इस बेयर एक्ट में कंसोलिडेट टर्म क्यों यूज किया गया। कंसोलिडेट टर्म इसलिए यूज किया गया क्योंकि जैसे आईपीसी में किसी ऑफेंस को अगर उठा लें, आईपीसी में उसके प्रोविजंस ऑलरेडी थे, एग्जिस्टिंग प्रोविजंस, हमने उसे वहां से उठाया है एंड उसे सिस्टमैटिकली अरेंज किया है, इसीलिए यहाँ पे कंसोलिडेट टर्म यूज किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे पहली चीज आती है वो ये कि इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, अभी तो हमने देखा कि भाई आईपीसी से पीएनएस में जाने की जरूरत क्या थी, फिर हमने देखा कि इसका ऑब्जेक्टिव मेन क्या है, क्यों इनैक्ट किया गया। लेकिन क्या इसके नाम में कोई डिफरेंस है दोनों के, आईपीसी एंड पीएनएस में, क्या दोनों के नाम में कोई डिफरेंस है, क्यों इसके नाम का मतलब क्या है। तो अगर हम देखें तो भारतीय इज इंडियन, ठीक है, न्याय इसका ऑब्जेक्टिव हो गया जस्टिस। अब बचा संहिता। संहिता का मतलब एक्चुअली अगर इंग्लिश में देखें तो होता है कोड, क्योंकि ऑलरेडी आईपीसी में लिखा इंडियन पीनल कोड, इंडियन वही है, कोड यही है, और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जैसे वहां पीनल था यहाँ जस्टिस, ये चेंज हो गया। अब आता है क्वेश्चन की कोड, कोड क्यों कहा हमने इसे, संहिता क्यों कहा, या अर्लियर भी पहले भी आईपीसी क्यों था, इसलिए हमने इंडियन पीनल एक्ट क्यों नहीं कहा, या अब हमने इसे भारतीय, जब हमने बदला भी अगर इसे तो भारतीय न्याय एक्ट अधिनियम क्यों नहीं कहा, इसे संहिता क्यों कहा हमने। तो इसका मतलब ये है कि संहिता वर्ड जो है उसका एग्जैक्ट अगर हम इंग्लिश कर दें तो होता है कोड। संहिता मतलब कोड। कोड क्या होता है एक्चुअली, कोड कम्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ कोडिफिकेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज कोडिफिकेशन, जैसे हमने कंसोलिडेशन पढ़ा, कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि सिस्टमैटिकली अरेंज, राइट, किसी चीज को रिकलेक्ट करके सिस्टमैटिकली अरेंज करना। कोडिफिकेशन का मतलब होता है उसे मर्ज करके सिस्टमैटिकली अरेंज करना, इसीलिए इसका नाम कोड या संहिता है, क्योंकि आईपीसी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्रोविजंस थे उनको हमने सिस्टमैटिकली उसको मर्ज किया, सिस्टमैटिकली अरेंज किया है, इसीलिए इसका, क्योंकि और इसलिए क्योंकि वो प्रोसेस कोडिफिकेशन के प्रोसेस से बना है, यानी कोडिफिकेशन या कंसोलिडेशन से बना है, यानी कि उसे सिस्टमैटिकली अरेंज किया गया, रिकलेक्ट किया गया, मर्ज करके सिस्टमैटिक वे में उसे अरेंज किया गया, इसलिए इसे, क्योंकि ये कोडिफिकेशन प्रोसेस से बना, इसलिए इसे हमने नाम दिया कोड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये तो समझ में आया हमें कि कोड क्यों कहा, बट द क्वेश्चन हियर इज कि क्या इसका मतलब ये है कि एक्ट और कोड दो डिफरेंट चीजें हैं, दोनों में डिफरेंस है या सेम चीजें हैं। तो इसका, तो अगर हम इसकी बात करें कि एक्ट और कोड में कोई डिफरेंस है या नहीं, तो डिफरेंस है।
एक्ट अलग चीज है, कोड अलग चीज है। देयर इज दिस रीजन व्हाई हमने कोड टर्म यूज किया, क्योंकि हमने समझा क्योंकि ये कोडिफिकेशन के प्रोसेस से आया इसलिए। लेकिन हमने इसे एक्ट नहीं कहा, तो देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, कोई डिफरेंस तो होगा। अब डिफरेंस क्या है एक्ट में और कोड में? डिफरेंस ये है कि एक्ट वो लेजिस्लेटिव पीस है जो कि लेजिस्लेचर डायरेक्टली, जैसे कि जो कि लेजिस्लेचर डायरेक्टली इनैक्ट करती है। जैसे अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट फॉर एग्जांपल, कंपनीज एक्ट है वो, उसे लेजिस्लेचर ने एक फ्रेश पीस ऑफ एक्ट की तरह पास किया। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारे पास, फिर हमारे पास एनजीटी एक्ट है, हमारे पास वाटर एक्ट है। इस तरीके से बहुत सारे एक्ट, हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। तो जब कोई लेजिस्लेचर एक फ्रेश पीस ऑफ लेजिस्लेशन को इनैक्ट करती है, उसे पास करती है, तो हमने कहा उसे एक्ट। ठीक है, जब कंप्लीटली नया है वो, जो कि लेजिस्लेचर से पास होके आया। लेकिन जब एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को, जो कि बहुत बिखरे हुए प्रोविजंस हैं, कहीं कहीं पे बिखरे हुए, डिफरेंट लॉज में हो सकते हैं या नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी में हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके से जब बिखरे हुए कस्टम्स में हो सकते हैं, उन रूल्स को, उन लॉज को हमने एक जगह इकट्ठा किया, उसे मर्ज करके सिस्टमैटिकली अरेंज किया, तो वो हो गया, ये डिफरेंस है। इसका मतलब एक्ट और कोड दो डिफरेंट चीजें हैं, दो सेपरेट चीजें हैं। ठीक है, अब आते हैं कि भाई हमने इसमें देखा कि एक्ट एंड कोड में डिफरेंस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें इन सेक्शंस के साथ, सेक्शन से तो हम ऑफ कोर्स स्टार्ट करेंगे ही बीएनएस के, कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझने की जरूरत है। थोड़ी बहुत हम अभी समझेंगे, एज वी गो अलोंग हम उन्हें डिटेल में समझते चले जाएंगे, डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। So the first thing that I want to discuss is actually दो चीजें जो मैं पहले डिस्कस करना चाहती हूँ इन सेक्शंस को स्टार्ट करने के पहले। पहली इज essentials of crime, दूसरा stages of crime, और जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे मैथमेटिक्स है जो हम डिस्कस करेंगे। एंड इन सब के साथ अब हम देखेंगे कि दो चीजें हैं एक्चुअली, दिस थर्ड थिंग ऑल्सो, कि मैंने यहाँ पे क्राइम यूज किया, और जब हमने इसका प्रियम्बल देखा तो यहाँ पे ऑफेंस टर्म यूज हुआ है। तो क्या ये दोनों सेम चीजें हैं या अलग है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस, ऑफेंस वर्सेस क्राइम? ठीक है, ओके। सो पहले एसेंशियल्स ऑफ क्राइम पे आते हैं। अब एसेंशियल्स ऑफ क्राइम की जब हम बात करें, यहाँ पे सबसे पहले इसे हम बहुत डिटेल में आगे एज वी गो अलोंग जब हम सेक्शंस में पढ़ेंगे, हम अच्छे से बहुत क्लियरली एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ एक मैक्सिम है जो मैं अभी इनिशियली इसको बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी, विच इज एक्टर्स नॉन फेसिट्रियम निसी ठीक है, ये जो है, ये पूरे क्रिमिनल लॉ का बहुत ही मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम बीएनएस की बात करते हैं, जब हम लॉ ऑफ क्राइम्स की बात करते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैगजीन्स है। सो इसका मतलब क्या है, मैं बस शॉर्ट में से बताऊंगी, एंड जैसे मैंने कहा कि एज वी गो अलोंग हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब है क्या, यहाँ पे जो है दो चीजों का जिक्र हुआ है, फर्स्ट इज एक्टर्स, दूसरा मेंस। ये दोनों क्या है, ये एक लैटिन मैसेज है जिसका मतलब ये होता है कि नो मैन शुड बी हेल्ड गिल्टी अनलेस accompanied by a guilty mind. So what does this mean? This means that shall be held guilty unless accompanied by guilty mind.
ठीक है, ये इसका मतलब हुआ, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब हुआ। सो जब मैंने बात की, जैसे मैंने कहा कि एसेंशियल्स ऑफ क्राइम देखेंगे, इन एसेंशियल्स ऑफ क्राइम में मैक्सिम आया, इसका मतलब ये है। तो इससे हमें ये बात तो क्लियरली समझ आ रही है कि ये जो मैक्सिम है ये कहीं ना कहीं एसेंशियल से रिलेटेड है, राइट। तो अब एसेंशियल्स हैं क्या? एसेंशियल्स यहां से हमें मिलते हैं। फर्स्ट इज actus reus and the second is mens rea, ठीक है। इसका मतलब हुआ फिजिकल और एक्सटर्नल एक्ट, और इसका मेंटल एक्ट यानी इंटेंशन, गिल्टी मेंटल एलिमेंट, ठीक है। तो किसी भी ऑफेंस को होने के लिए, इसके हिसाब से किसी भी क्राइम के होने के लिए दो चीजें जरूरी है, एक्ट और मेंस rea। अब इसका मतलब क्या? एक्ट मतलब फिजिकल एलिमेंट, मेंस rea मतलब मेंटल एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे ए ने बी का मर्डर किया, राइट, ए ने बी का मर्डर किया, ए का अगर ए ने बी का जब मर्डर किया है, ए किल्ड बी, ठीक है। तो इसमें दो चीजें, इसमें क्या है, एक तो भाई उसने किसी तरीके से उसे जाके मारा होगा, या तो ही शॉट ए शॉट बी, या स्टैब्ड हिम, या गेव हिम पॉइजन, कुछ भी, वो एक फिजिकल चीज हुई कि कुछ किया, कोई एक एक्सटर्नल फिजिकल एक्ट किया किसी भी तरीके से। दूसरा, उसको करने के पहले क्लियरली उसके दिमाग में एक प्लानिंग हुई होगी, उसने माइंड में कुछ तो प्लान किया होगा। अब आउट ऑफ नो वेयर रैंडमली जाके कोई किसी को मार तो देगा नहीं। तो क्लियरली होने के पहले उसने कुछ प्लान किया, बिकॉज ऑफ मे बी सम अर्लियर दुश्मनी और कोई भी रीजन, किसी वजह से उसने माइंड में प्लान किया कि ओके आई हैव टू किल दिस पर्सन, आई नीड टू किल दिस पर्सन फॉर व्हाटएवर रीजन। तो करने के बाद प्लान किया पहले एंड देन उस पे एक्ट किया, जो कि उसको जाके स्टैब्ड से स्टैब कर दिया, सो ए स्टैब्ड बी, ठीक है। तो ये उसका मन में सोचना, प्लान करना इज द मेंटल एलिमेंट या इंटेंशन, एंड उसका फाइनली उसको इंटेंशन के बेसिस पे उसको जाके एक्ट करना एंड उसको शॉट करना या स्टैब करना इज द फिजिकल एलिमेंट, जो कि है एक्टस रियस, ठीक है। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू एनी ऑफेंस। ऑफेंस के होने के लिए ये मैंडेटरी है, ये होना चाहिए, ये एसेंशियल है, ये नहीं होंगे तो कोई ऑफेंस नहीं कमिट हो सकता है। ऑल्दो हम इसे डिटेल में ऐसे बाद में पढ़ेंगे, बट ये पहले जरूरी था हमें समझना, ठीक है। इसीलिए लिखा है नो मैन शैल बी हेल्ड गिल्टी अनलेस अकम्पनीड बाय अ गिल्टी माइंड। वो तब तक गलत नहीं हो सकता जब तक गिल्टी माइंड ना हो, जब तक उसने कुछ प्लान नहीं किया है, उसके उस एक्ट के लिए उसे गिल्टी नहीं ठहराया जा सकता है। क्यों? जैसे कई बार लोग होते हैं कि मन में प्लानिंग थी पर एक्सीडेंट हो गया, होता है, उसमें भी जाने चली जाती है, तो क्या गिल्टी नहीं है? अभी क्यों के आंसर्स वाइज जितने सारे, ऑफ कोर्स मुझे पता है कि यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, यहाँ बहुत चीजें हैं डिस्कस करने को, बहुत कुछ है, जब हम एसेंशियल्स पढ़ेंगे डिटेल में तो बहुत कुछ है। तो जब हम बात करेंगे तो ये पूरी चीजों को हम आराम से डिस्कस करेंगे कि इन वाइज के क्या आंसर है, क्यों सिर्फ मेंटल एलिमेंट होने पे हम कह रहे हैं कि जब तक मेंटल एलिमेंट नहीं होगा तब तक पनिशेबल नहीं होगा, तब तक वो गिल्टी नहीं होगा। तो इन सारे क्यूज के आंसर हम आगे देखेंगे। उसके बाद आता है स्टेजेस ऑफ क्राइम, ठीक है। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम डिस्कस करेंगे इज स्टेजेस। स्टेजेस ऑफ क्राइम, ठीक है। स्टेजेस ऑफ क्राइम ये वैसे तो बहुत इजी सी चीज है, पर छोटी सी चीज है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नेवर नो, जुडिशरी के लिए कुछ भी छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार पूछ देते हैं, ऐसे ये इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर बेसिक्स हमें समझना जरूरी है। सो हम स्टेजेस की बात करें सबसे पहले। अब जैसे मैंने चलो पहले एग्जांपल लिया है, जैसे मैंने एग्जांपल में पहले कहा कि भाई ए जो है, ए ने ए शॉट बी, ठीक है, बी डाइड, राइट, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे बी जो हो गया वो डिसीज हो गया, वो मर गया, ए जो है वो ऑफेंडर है, ठीक है, अक्यूज्ड है, उसने शॉट किया। अब क्या है कि उसने, जैसे हमने, इसीलिए मैंने स्टेजेस को समझने के लिए पहले थोड़ा सा एसेंशियल्स को एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैंने क्या कहा कि भाई पहले उसने कुछ तो माइंड में प्लान किया होगा, उसके बाद उस हिसाब से उस पर एक्ट किया, उसको किल करने के लिए। वही चीज मैंने यहाँ लिखी, ए शॉट बी एंड बी डाइड। तो भाई जब उसने उसे मर्डर किया, ऑफ कोर्स उसके दिमाग में कुछ तो प्लान आया होगा,
उसने प्लान करने के बाद ही किया। इसी एक छोटे से एग्जांपल, एंड दिस गोस विद ऑल एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस, मतलब थेफ्ट या रॉबरी, कुछ भी अगर हम देख रहे हैं तो रॉबरी फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो वहां पे लोगों ने पहले प्लान किया, करके तब फिर जाके रॉबरी, डकैती, थेफ्ट, कुछ भी ले लो आप, किडनैपिंग, पहले माइंड में कुछ प्लान किया एंड उसके बाद उस पर एक्ट। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आते हैं स्टेजेस। अब ये स्टेजेस क्या है? स्टेजेस में सबसे पहले आता है इंटेंशन। इंटेंशन यानी कि आपने सबसे पहले माइंड में कुछ प्लान करा, सोचा, टू किल समबडी, टू स्टील समथिंग, टू रॉब समवन, कुछ भी आपने प्लान किया। ठीक है, क्या किसी पुलिस ऑफिसर को धमकी देने का या फॉर्जरी करने का, कुछ भी प्लान किया पहले, वो हो गया इंटेंशन। ठीक है, दूसरा प्रेपरेशन। ठीक है, प्रेपरेशन, आपने जैसे किसी को मर्डर करने का प्लान किया, तो मर्डर करने का प्लान करने का पहले सोचा, सोचना इज द फर्स्ट स्टेज। ठीक है, उसके बाद उस हिसाब से आपने से अगर प्लान किया कि किसी रस्सी से उसका गला दबाएंगे किसी इंसान का, ठीक है, तो उसके लिए एक नायलॉन का रोप जाके लिया, या जो भी चीजें करनी थी उसके लिए पहले प्रिपेयर किया, पहले सारी, किसी बाइक को अरेंज किया जिस बाइक से स्पॉट पे जाके एक्स पर्सन को किल करना है, या अपने किसी एक्म्प्लिस को बताया कि भाई सुनो, मुझे उसको, मेरे दिमाग में ऐसे प्लान है, हमारी दुश्मनी तो ऑलरेडी उससे थी, तो तुम मेरे साथ चलना, मुझे बाइक तुम्हारी चाहिए होगी। ये जो तैयारी है पहले से, वो प्रेपरेशन स्टेज में आई। इसके बाद थर्ड इज अटेम्प्ट। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेज, अटेम्प्ट। अब आपको बाइक मिल गई, आप गए, जाने के बाद ए ने देखा कि भाई ये इंसान जगा हुआ है, तो इस पे अटैक करना इतना भी इजी नहीं है, तो उसने उसके पीछे से जाके उसको पहले सर पे हल्का सा अटैक करने की कोशिश की, ताकि वो थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाए। ये अटेम्प्ट हुआ, उस पे अटेम्प्ट करने की, अटैक करने की कोशिश की, अटेम्प्ट इज कोशिश। सो उसको किल करने का अटेम्प्ट किया, कोशिश की, ऑफेंस करना, करने की कोशिश करना। ठीक है, इस अटेम्प्ट। अब अटेम्प्ट के बाद जो फोर्थ स्टेज आता है वो है कमीशन। अब ये कमीशन और अटेम्प्ट जो है वो कैसे रिलेटेड है? ऐसे कि जैसे मैंने ए और बी का एग्जांपल दिया मर्डर का, कि ए बी को मारने गया, किसी बाइक लेके गया, नाइलॉन रोप से मारने के लिए गया। ठीक है, अब अटेम्प्ट जो है वो चीज हो सकती है, या तो सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा। ठीक है, सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, दो ही चीजें हो सकती है। भाई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम, ठीक है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अब वो एग्जाम या तो क्लियर होगा या नहीं होगा, दो ही चीजें होती हैं, कभी भी एग्जाम बैठने का दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो पास या तो फेल। वैसे ही अटेम्प्ट के बाद पॉसिबिलिटी दो है, हाँ या ना, या तो वो ऑफेंस कमिट होगा या नहीं होगा, दो ही चीजें हो सकती है, या तो ए मरेगा या नहीं मरेगा, दो ही चीजें हो सकती हैं। तो जब ये ऑफेंस सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, नायलॉन रोप से जब उसका गला दबाया, उस इंसान की डेथ हो गई। जब अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया तो ये कमीशन हो गया, मतलब ऑफेंस कमिट हो गया। ये हो गया फोर्थ स्टेज। यही अटेम्प्ट के सक्सेसफुल हो जाने के बाद, अटेम्प्ट ही हो सकता है कि भाई या तो वो हो गया, नहीं होगा, वही चीज होगी जैसे मैंने प्लान किया, फिर मैं वहां पे गई, जाने के बाद मैंने उस पर अटैक किया। अब हो सकता है कि मेरे अटैक से उसकी डेथ ना हो, मैंने जितना रोप से उसके जितने गले को कसा, लेकिन दैट वाज नॉट इनफ टू किल समबडी। मैं उसके बाद मे बी मैंने, आई सॉ समवन एंड आई रैन, तो उस अटेम्प्ट में उस इंसान की डेथ नहीं हुई। जब अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल हो जाएगा, जिस प्लानिंग से गए थे वो कंप्लीट नहीं हो पाया, ऑफेंस कंप्लीट नहीं होता है, ऑफेंस नॉट कंप्लीट, तब ये हो जाएगा, ये स्टेज 4 तक पहुंचा ही नहीं, तब ये अटेम्प्ट के स्टेज पे ही रह गया ये ऑफेंस। और इसीलिए यही ये स्टेज भी इसका पनिशेबल हो जाएगा, अटेम्प्ट से, यानी अटेम्प्ट से ये जो ये बेसिकली 4 स्टेजेस हुए, जिसमें इंटेंशन सिर्फ अकेले पनिशेबल नहीं है, जैसा हमने अभी ऊपर कहा कि सिर्फ बिना गिल्टी माइंड के कोई नहीं हो सकता, ऐसे सिर्फ गिल्टी माइंड के साथ भी पनिशेबल नहीं हो सकता है। मेरे दिमाग में कुछ भी है
मैं कुछ भी सोचूं, लेकिन जब तक मैं कुछ करूं नहीं वो पनिशेबल नहीं है। सिर्फ दिमाग में कुछ भी होने से, इट कुड बी एनी थॉट बर्स्ट, लेकिन मैंने सिर्फ सोचा, उससे वो पनिशेबल नहीं होगा। सिर्फ इंटेंशन पनिशेबल नहीं है। इसके बाद आता है प्रेपरेशन। उसको इंटेंशन के को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ तैयारियां की, वो कुछ जो प्रेपरेशन स्टेज है वो कुछ ऑफेंसेस में पनिशेबल होता है। कौन से ऑफेंसेस हैं, कब पनिशेबल होगा, ये हम आगे देखेंगे। नॉर्मली ये स्टेट के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस है उसमें पनिशेबल होता है, या कुछ और ऑफेंसेस में होता है जैसे डकैती वगैरह के भाई, क्योंकि बहुत मेजर ऑफेंसेस हैं, ये बहुत मेजर ऑफेंसेस हैं, तो इसलिए इसमें प्रेपरेशन जो है वो भी पनिशेबल है। इसके बाद आता है अटेम्प्ट। अब अटेम्प्ट करना, जैसे कि हमें पता है जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर भी पनिशेबल है, राइट? ठीक है, तो अटेम्प्ट करना, नहीं कर, अटेम्प्ट और अटेम्प्ट के बाद कमीशन, ये दोनों स्टेजेस पनिशेबल, दोनों स्टेजेस। क्यों? क्योंकि आपने कोशिश तो कमिट करने की ही की, आपका ऑब्जेक्ट तो उसको किल ही करना था, भले वो कंप्लीट हुआ या नहीं। अगर वो कंप्लीट हो जाता तब तो ऑफ कोर्स ऑफेंस कमिट हो गया, तब तो उसका मर्डर हो गया, तब तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? आपका ऑब्जेक्टिव तो ऐसा कुछ और था नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव तो यही था उसे मारना। उसके लिए आपने कोशिश की भी, तो उस कोशिश को भी पनिशेबल किया जाएगा। इसीलिए ऑलमोस्ट सारे ऑफेंसेस में अटेम्प्ट जो है वो पनिशेबल होता है। तो ये दोनों स्टेजेस पनिशेबल है, अटेम्प्ट एंड कमीशन। अटेम्प्ट को ही सक्सेसफुल हो जाने के बाद स्टेज 4 आ गया, कमीशन ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस कमिटेड नहीं, जो कि पनिशेबल है। और अगर नहीं सक्सेसफुल हुआ यानी ऑफेंस नहीं कमिट हुआ, तो उसके लिए अटेम्प्ट स्टेज जो है वो भी पनिशेबल है, राइट? ठीक है, ओके, ये हो गए कुछ बेसिक चीजें जो हमने समझी। देयर इज वन मोर थिंग, हमने अभी दो टर्म्स यूज की जो कि एक्सप्लेन करेंगे, जो मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी। हमने दो टर्म्स देखे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैंने ये क्राइम बताया, स्टेजेस ऑफ क्राइम, ठीक है? हमने बैरक में वहां देखा ऑफेंसेस लिखा हुआ है, तो हमने ये बेसिक चीजें तो समझ ली, लेकिन हमें समझना ये है कि क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम है। अगर सेम है तो हमने ऑफेंस टर्म को क्यों नहीं यूज किया, या बैरक में क्राइम टर्म क्यों नहीं लिखा हुआ है? इफ द टर्म्स आर इंटरचेंजेबल तो फिर क्यों नहीं लिखा हुआ है इसमें? दोनों क्राइम लिख सकते थे, या मैं भी कभी क्राइम कभी ऑफेंस दोनों टर्म यूज कर सकती हूँ, तो डिफरेंस क्या है? एक्चुअली डिफरेंस बहुत माइन्यूट है, बहुत लाइन बॉर्डर लाइन डिफरेंस है। उसमें कोई अलग चीज नहीं है। जैसे कोई चीज जो करना सोसाइटी के लिए गलत है वो क्राइम है, वही ऑफेंस है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है? डिफरेंस इसमें है कि ऑफेंस टर्म जो है वो बीएनएस में अब और पहले आईपीसी में डिफाइंड था। तो हमें पता है कि हम ऑफेंस किसे कहेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है वो भी हम अभी देखेंगे। वाइल क्राइम जो है ये नॉट डिफाइंड, कहीं डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब हमें पता है कि दोनों लगभग सेम चीजें हैं। क्राइम क्या है? जो चीज सोसाइटी करने से मना करती है, जो पनिशेबल है, जिसके लिए आफ्टर ट्रायल होगी पनिशमेंट हो सकती है, वो क्राइम है। समथिंग दैट इज हार्मफुल अगेंस्ट द स्टेट एंड द स्टेट प्रोहिबिट्स इट वाया सैंक्शंस, वाया थ्रेट्स एंड उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो हो गया क्राइम। ठीक है, हमें पता है। लेकिन जब हम क्राइम को ऑफेंस कब तक नहीं कहेंगे? जब तक वो कहीं डिफाइंड ना हो। क्या क्राइम कहीं डिफाइंड है? नहीं, ऑफेंस डिफाइंड है। ऑफेंस हमें डिफाइन कर रखा है, वो हम आगे देखेंगे। ऑफेंस जो है वो कहाँ डिफाइंड है, वो आईपीसी में भी था जैसे मैंने कहा, वो बीएनएस में भी है। तो दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन हम उन्हीं चीजों को ऑफेंस कहेंगे जो कि बीएनएस में डिफाइंड है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें पता है कि सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो गलत है, ठीक है? इट कुड बी विद मेल और फीमेल, दोनों के साथ, मेल के साथ हो तो भी गलत है, फीमेल के साथ हो तो भी गलत। हम कह रहे हैं हाँ गलत, नहीं कह रहे ऑफेंस है। दोनों में डिफरेंस है, वो जो गलत है वो क्राइम है, लेकिन जो लॉ ने, बीएनएस ने बता रखा है कि गलत है, जिसके लिए पनिशमेंट दे रखी है, वो ऑफेंस है। जैसे सेक्सुअल हरासमेंट विद एनीवन इज रॉन्ग, ठीक है? बट व्हेन इट इज विद अ वुमन, इट इज गिवन अंडर बीएनएस। आईपीसी में था और बीएनएस में दे रखा है कि वुमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट
कि पनिशमेंट ये चीजें होंगी, ये दे रखा है इसमें कि ये एक ऑफेंस है, इसलिए हम इसे ऑफेंस कहेंगे। while when it is with a man this is also a crime, ठीक है, because this is wrong, it shouldn't be done, right? स्टेट प्रोहिबिट करता है, लेकिन क्या एक्ट में दे रखा है? नहीं। क्या कहीं भी दे रखा है? नहीं। तो ये क्राइम है, ये ऑफेंस है, ये डिफरेंस है। व्हेन एनीथिंग इज डिफाइंड इन द लॉ, किसी एक्ट में दे रखा है कि ये करने से इसकी पनिशमेंट होगी, ये ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल करेगा, वो ऑफेंस है। और उसके अलावा बाकी जितनी भी चीज जो कि स्टेट प्रोहिबिट करता है, उसके लिए सैंक्शन, उसके लिए पनिशमेंट, उसके लिए पेनाल्टीज इंपोज करता है, वो क्राइम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको एक सिंपल समझने की कोशिश करें तो ये है, क्राइम एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, क्राइम का एक पार्ट हो गया ऑफेंस, क्योंकि क्राइम तो सब कुछ है। जैसे मैंने कहा कि किसी मेल के साथ भी उसको भी परेशान करना, सेक्सुअली हरास करना इज ऑल्सो रॉन्ग। क्राइम तो वो भी है, लेकिन वो ऑफेंस नहीं है। तो दिस सर्कल, व्हाट इज दिस? दिस सर्कल इज क्राइम, इसके अंदर दिस इज ऑफेंस, मतलब सेम है, दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन जब उसे लॉ ने डिफाइन कर दिया कि उसकी पनिशमेंट ये है, उसकी पेनाल्टी ये है, उसको नहीं करना चाहिए, तो वो ऑफेंस है। जब तक नहीं किया हुआ है वो क्राइम है। हो सकता है कल को आगे चल के ये इस चीज को भी डिफाइन कर दिया जाए, इसमें किसी सेक्शन में इंक्लूड हो जाए, या उसके लिए एक सेपरेट लॉ बना दिया जाए, कोई एक्ट आ जाए, तो उसके बाद फिर ये भी ऑफेंस हो जाए। क्वाइट पॉसिबिलिटी, लेकिन करेंटली ये नहीं है। तो हमें पता है कि अब डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। अब इन बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अब हम बढ़ते हैं बेयर एक्ट्स पे। बेयर एक्ट्स के साथ अब हम सेक्शंस डिफाइन कर जाएंगे। मैं इस सीरीज में सेक्शंस तो ऑफ कोर्स डिस्कस करूंगी, पर वो सेक्शंस जो आपके जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर फोकसिंग अपॉन कॉन्सेप्ट्स। हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जाएंगे, लाइक कोई टॉपिक उठा लेना, उसमें फॉल करने वाले सारे सेक्शंस जो हम पढ़ेंगे, ना कि एक एक करके सेक्शंस को पढ़ते जाएंगे, बिकॉज ऐसे वो बहुत लेंदी है। हमें पता है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो बढ़ते हैं हम सेक्शंस की तरफ, बेयर एक्ट्स की तरफ। सेक्शन 1, दिस एक्ट में भी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसे कि हमने देखा कि इसका नाम क्या है। It shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint and different states may appoint different provision for this संहिता। So सबसे पहली चीज सेक्शन 1 क्लॉज 1, उसे देखिए, ये जो है ये पड़ता है हमारा चैप्टर 1 में, विच इज प्रिलिमिनरी, ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं ना। प्रिलिमिनरी इसमें क्या है, सेक्शन कहां से कहां तक है? 1, 2 एंड 3, ठीक है, ये सेक्शन है इसमें। तो सबसे पहले सेक्शन 1 क्लॉज 1 क्या बताता है भाई? नाम क्या है कोड का? नाम क्या है? द भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे इसका एनैक्टमेंट डेट देखा था 25 दिसंबर, लेकिन इन्फोर्समेंट नहीं दिया। इन्फोर्समेंट के रिगार्डिंग क्या हो रहा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब इसे इनैक्ट करेगी, जब इसे ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर देगी, नोटिफाई कर देगी, और उसके बाद ये इनफोर्स हो जाएगा। तो हमें पता है कब किया गया था, कब हुआ था इनफोर्स? ये इनफोर्स हुआ था 1 जुलाई को। तो हमें इनैक्टमेंट पता है इसका। इनैक्टमेंट कब का है? 25 दिसंबर 2023। इन्फोर्समेंट 1 जुलाई 2024, ठीक है। ये इन्फोर्समेंट यहाँ पे ये कहीं लिखा नहीं है इन्फोर्समेंट का, लेकिन हमें पता है कि साल 24 में जुलाई में ये उसको इनैक्ट किया, तो इन्फोर्स किया गया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब आता है यहाँ से जो क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5 है, 1, क्लॉज 3, 4 एंड 5, ये बात करता है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डीएनएस, ठीक है। ये आईपीसी में भी पहले था। आईपीसी में हम कहाँ पढ़ते थे? आईपीसी में भी दिया होगा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन।
आईपीसी में था, आईपीसी में दिया हुआ था ये सेक्शन 2, 3 एंड 4 में, 2, 3 एंड 4 ऑफ आईपीसी दिया हुआ था, उसमें टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। ठीक है, अब बात करें कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होता क्या है, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का मतलब क्या है। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, अब जैसे कि हमें नाम से समझ आ रहा है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, ये टेरिटरी की बात करता है, टेरिटरी से रिलेटेड है, टेरिटोरियल से नाम भी समझ में आ रहा है टेरिटरी। ठीक है, तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जो है मतलब कि बीएनएस जो है उसका जुरिसडिक्शन, उसकी अथॉरिटी कहाँ कहाँ तक होगी, किस किस पे होगी, किन किन लोगों पे लागू होगा, कहाँ कहाँ तक टेरिटरी में। टेरिटरी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे लैंड, लैंड फॉर इंडिया की फिजिकल बाउंड्री। ठीक है, वाटर, वाटर में कहाँ तक, वो एंड एयर, तीनों आएगा। लैंड के ऊपर जो एयर है वो भी, जो एयर स्पेस है, वाटर, वाटर में कहाँ तक, मतलब 12 नॉटिकल माइल का होता है कॉन्सेप्ट, ये आप आगे दूसरे सब्जेक्ट्स में देखेंगे, तो इसके लिए, इसके पर्पस के लिए कहाँ तक वाटर में, लैंड, वाटर एंड एयर, ये पूरे इंडिया की टेरिटरी में आएगा। सिर्फ लैंड नहीं कवर होता है इसमें, वाटर भी, वाटर अप टू 12 नॉटिकल माइल्स वाटर बॉडी, एंड उसके ऊपर का पूरा एयर स्पेस, वो सब टेरिटरी में कवर होता है। ठीक है, तो टेरिटरी में कैसे कैसे जुरिसडिक्शन है बीएनएस का, कहाँ पे कैसे क्या होगा, इसके बारे में ये डिस्कस करते हैं, ये प्रोविजंस जो है 2 सॉरी 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब जब हम इसकी बात करते हैं तो ये दो तरीके, इंट्रा टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, दो तरीके की जुरिसडिक्शन है, इंट्रा टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। अब जैसे नाम से पता चल रहा है इंट्रा एंड एक्स्ट्रा, इंट्रा मतलब अंदर, देश के अंदर में कहां तक उसका जुरिसडिक्शन है, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। ठीक है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, बाहर, देश की टेरिटरी के बाहर कहां कहां पे जुरिसडिक्शन बीएनएस का लगेगा। ठीक है, ये आता है। तो अब जैसे मैंने कहा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में 1 clause 3, 1 4 एंड 1 5, ये तीनों आते हैं। तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में जो बात करता है वो है 1, सॉरी इंट्रा टेरिटोरियल के बारे में 1 clause 3 एंड 1 clause 4, 1 clause 5 जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात करता है। सी 1 clause 3 क्या कह रहा है, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज for any every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India. Guilty within India. तो अब जब हम 1 3 की बात करते हैं यानी इंट्रा टेरिटोरियल की बात करते हैं तो इसमें कुछ वर्ड्स है जो कि फोकस करने लायक है। सबसे पहले इज एवरी पर्सन, एवरी पर्सन मतलब ये कि इंट्रा टेरिटोरियल का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ सिटीजन पे अप्लाई हो रहा है, एवरी पर्सन, कोई भी, हर कोई, सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन, कोई भी, दोनों आएंगे इसमें, एवरी पर्सन में हर कोई आता है। एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता, हर कोई, हर इंसान इस संहिता के अंदर यानी इस बीएनएस के अंदर लायबल होगा पनिशमेंट के लिए, उसका मतलब पनिशमेंट इंपोज की जाएगी कब, फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन, किसी भी एक्ट और ओमिशन के लिए, कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस देयरऑफ ऑफ व्हिच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया, मतलब कोई भी इंसान इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा एक्ट करता है या ओमिशन करता है जो कि बीएनएस के प्रोविजंस के अगेंस्ट, इंडिया के अंदर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रोविजंस देयर ऑफ इंडिया की टेरिटरी के अंदर एवरी पर्सन, कोई भी इंसान, सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन, कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन करता है जो कि बीएनएस के प्रोविजंस की कॉन्ट्ररी है, उसके अगेंस्ट है, तो वो बीएनएस के अंडर पनिशेबल होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम चिन्ह क्या है, एवरी पर्सन और ओमिशन विद इन इंडिया,
act of omission contrary to BNS. जैसे फॉर एग्जाम्पल में क्या है, पहली चीज तो ये हमें समझ में आ गई कि किसी पे भी एप्लीकेबल होगा, ये चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि हमारा बीएनएस ये क्लियरली बताता है कि नहीं, मर्डर के ऑफेंस को डिफाइन कर रखा है, ठीक है, किसी को किल करना मर्डर इज पनिशेबल, बीएनएस में ये चीज दे रखी है। तो अब अगर सिटीजन तो खैर छोड़िए, एवरी पर्सन इंक्लूड्स सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन, मतलब ये कि सिटीजन्स तो होंगे ही, कोई अगर नॉन सिटीजन भी है, बाहर का भी इंसान है, लेट्स से कोई इंसान बांग्लादेश से आया हुआ है या कोई इंसान से फ्रांस से आया हुआ है यहाँ पे, उसमें उसने आने के बाद यहाँ पे कोई ऑफेंस कमिट कर दिया इंडिया में, तो उसको पनिशमेंट बिल्कुल इसी बीएनएस के अंडर ही दी जाएगी। जैसे कोई, मैंने एग्जाम्पल में मान लो कोई इंसान है जो कि फ्रांस से आ रखा है, एग्जाम्पल there's this P who is a person, a friend who has come from France, French national, right? वो इंडिया में आके एंड ही कमिटेड द ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग। हमें पता है कि आईपीसी में ऑलरेडी ये ऑफेंस नहीं था, पर बीएनएस में इसे इंक्लूड किया गया है, ऐड किया गया है। तो कोई अगर फ्रांस का नेशनल है, वहां का सिटीजन है, वो इंडिया में आके स्नैचिंग कमिट करता है, भीड़ भाड़ वाले किसी इलाके में जाके, मान लीजिए किसी मॉन्यूमेंट के पास, लेट्स से पीपल घूमने जाते हैं क्राउडेड एरिया में, द पर्सन पी कमिटेड स्नैचिंग ऑफ चेन, तो भी रिगार्डलेस ऑफ वेदर ही इज अ फ्रेंच नेशनल, वो इंडियन नहीं है, नॉन सिटीजन है, तो भी ही शैल बी गिल्टी अंडर बीएनएस। क्यों क्यों क्योंकि द ऑफेंस वाज कमिटेड इन इंडिया, ऑफेंस इंडिया में कमिट किया गया। तो कोई भी इंसान, सिटीजन या नॉन सिटीजन, कोई भी अगर कोई ऑफेंस जो कि कोई एक्ट ओमिशन जो कि प्रोहिबिटेड है बीएनएस के अंडर, वो कमिट करता है विद इन इंडिया, तो उसे बीएनएस के अंडर लाइबिलिटी उसकी इंपोज की जाएगी, उसके अंडर वो लाइबिलिटी, ठीक है। अब अगर ये मान लीजिए इंडियन सिटीजन होता तब तो है ही है, कॉज वो होगा ही, लेकिन नहीं, किसी और कंट्री का भी है, ये मान लीजिए इंग्लिश है कोई, या कोई पाकिस्तानी है, कोई भी बाहर का भी है, और अगर इंडिया में कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो क्योंकि ऑफेंस इंडियन टेरिटरी में किया गया है, इसलिए उसे 1 clause 3 एप्लीकेबल होगा और इसकी लाइबिलिटी इंपोज की जाएगी, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, ठीक है। अब आते हैं 1/4 एंड 1/4 1/5 जो है बेसिकली आपका बात करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की। ठीक है, 1 clause 4 एंड 1 clause 5, ठीक है। 1/4 एनी पर्सन, अब सबसे पहले 1/4 की बात करें, देखिए 1/4 यहाँ भी सिटीजन नॉन सिटीजन नहीं आया, पहले में एवरी पर्सन था, यहाँ पे क्या है, एनी सिटीजन, राइट, एनी सिटीजन, सॉरी एनी पर्सन, liable by any law for the time being in force। अच्छा, इसका मतलब by any law for the time being in force, मतलब इंडिया में जो कोई लॉ फोर्स में है, कोई एक्ट फोर्स में है, उसका अगर वो सब्जेक्ट टू दैट पर्सन इज सब्जेक्ट टू एनी लॉ विच इज करेंटली इन फोर्स इन इंडिया, उससे गवर्न होता है, उससे रेगुलेट होता है, ठीक है। कोई इंसान जो कि इंडियन लॉज से रेगुलेट होता है, कैसे लॉज, वो लॉज नहीं जो कि रिपील हो चुके हैं, वो लॉज जो कि इन्फोर्स में, जैसे अगर हम कंपनीज एक्ट की फॉर एग्जांपल बात करते हैं, तो 1956 का रिपील हो चुका, खत्म हो चुका, या आप इसी की बात कर लें तो आईपीसी खत्म हो गया। तो कोई ऐसा लॉ जो कि करेंटली फोर्स में है, उससे जो कि एनफोर्स में है, उससे गवर्न होने वाला कोई भी इंसान जो कि सब्जेक्ट टू इंडियन लॉज है, टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया,
अगर इंडिया के बाहर भी कोई ऑफेंस कमिट करता है, shall be dealt with according to the provisions of this संहिता for the act for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India, liable under BNS। मतलब क्या, मतलब ये कि ये सेक्शन ये कहने की कोशिश कर रहा है, ये सबसेक्शन, कि कोई भी इंसान, अगेन यहाँ पे एनी पर्सन है, विच क्लियरली मीन्स कि यहाँ पे सिटीजन नॉन सिटीजन की बात नहीं की गई है। दिस इंक्लूड्स सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन्स, दोनों आएंगे इसमें। तो कोई भी इंसान अगर इंडिया के बाहर भी कोई ऑफेंस करता है, कैसा इंसान, कोई इंसान जो कि सब्जेक्ट टू इंडियन लॉज है। अब उसका क्या मतलब है वो भी हम आगे समझेंगे, सब्जेक्ट टू इंडियन लॉ होने का क्या मतलब है। बेसिकली वो मतलब हुआ कि इंडियन लॉज से वो गवर्न होता है, ठीक है। तो कोई ऐसा इंसान जो कि इंडियन लॉज से गवर्न किया जा रहा है, वो इंडिया के बाहर भी अगर कोई ऑफेंस करता है, ठीक है, इंडिया के बाहर भी किसी तरीके का कोई ऑफेंस करता है, तो वो चाहे सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, कोई भी इस तरीके से पनिशेबल होगा जैसे कि ऑफेंस इंडिया में किया गया है। बीएनएस के अंडर वो पनिशेबल होगा जैसे कि ऑफेंस इंडिया में किया गया है। मतलब जैसे कैसे इंट्रा टेरिटोरियल के लिए उस पर लाइबिलिटी आती थी कि भाई क्योंकि ऑफेंस इंडिया में हुआ तो आप बीएनएस के अंडर लाइबल हो गए, वैसे ही इंडिया के बाहर भी अगर हुआ है, किसी इंसान ने किया है हु इज गवर्न्ड बाय इंडियन लॉज। अब ये जो टर्म है सब्जेक्ट टू इंडियन लॉज या गवर्न बाय इंडियन लॉज, ये सारे ये कौन है एग्जैक्टली ये लोग, ये हम आगे आगे वाले सेक्शन में देखेंगे। तो ऐसे कोई भी लोग अगर इसने इन इन लोगों ने, किसी ने इंडिया के बाहर टेरिटोरियल, इंडियन टेरिटोरियल बाउंड्री के बाहर भी, टेरिटोरियल बाउंड्री मतलब लैंड वाटर एयर तीनों इंक्लूड्स ऑल, तो इसके बाहर भी कोई ऑफेंस कमिट किया है तो भी वो बीएनएस के अंदर सेम लाइबल होंगे अगर वो ऑफेंस इंडिया में किया गया हो। मतलब वो लाइबिलिटी उनकी इंपोज होगी। जैसे अगर बाहर कोई मर्डर कर देते हैं तो भी पनिशमेंट उनकी बीएनएस के अंडर वैसे ही लगेगी पनिशमेंट उनकी, जैसे वो ऑफेंस इंडिया में किया गया हो। कोई थेफ्ट बाहर करता है तो भी, राइट, ठीक है। अब ये जो टर्म है कि एनी लॉ फॉर द टाइम, सॉरी, हाँ, एनी लॉ टाइम बीइंग फोर्स कोई अगर इंडियन सब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा वो रेगुलेट हो रहा है इंडिया से, इंडियन लॉज से, या सब्जेक्ट टू इंडियन लॉज है, मतलब इंडियन लॉ का सब्जेक्ट है वो, उससे गवर्न होता है, सब्जेक्ट टू इंडियन लॉज इन फोर्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब जो है वो 1 क्लॉज 5 में बताया गया। अब देखा जाए तो ये जो सेक्शन है 1 क्लॉज 4, ये बहुत ही जनरल सा सेक्शन है, प्रोविजन है, मतलब कुछ स्पेसिफाई नहीं करा कि ये एनी पर्सन कौन है। जैसे 1 क्लॉज 3 में एवरी पर्सन दे रखा है, तो एवरी पर्सन मतलब हर कोई आ गया उसमें, कोई भी रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, एनी कास्ट क्रीड कलर रेस व्हाटएवर नेशनैलिटी, कुछ भी, उसमें कोई लिमिटेशन है ही नहीं। एवरी पर्सन इंक्लूड्स एवरीथिंग, इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एनी पर्सन, क्या एनी पर्सन कौन है ये स्पेसिफाई कर रख नहीं, यहाँ पे एवरी भी नहीं है कि इसमें सारे इंक्लूड हो जाए, और स्पेसिफाई भी नहीं किया हुआ है, एनी पर्सन लिखा है, तो एनी पर्सन में कौन से लोग आएंगे, ये 1 क्लॉज 5 में बताया है। इसका मतलब ये क्या है कि 1 क्लॉज 4 जो इट्स अ वेरी जनरल प्रोविजन, बहुत जनरल से इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कोई भी इंसान जो कि सब्जेक्ट टू इंडियन लॉज है, वो अगर बाहर कमिट करता है कोई ऑफेंस तो भी बीएनएस के अंडर, जैसे कि इंडिया में क्या क्या होता है ऑफेंस, वैसे पनिशेबल होगा। अब इस टर्म को स्पेसिफाई करने के लिए एनी पर्सन हु ऑल आर कवर्ड अंडर दिस एक्सप्रेशन एनी पर्सन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए फर्दर कम्स 1 क्लॉज 5 इनटू पिक्चर, जो कि बताएगा, इट गिव्स अ लिटिल क्लैरिटी कि एनी पर्सन में कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं, कौन कौन आएंगे इस एनी पर्सन के अंदर। तो 1 क्लॉज 5, 1 क्लॉज 5 reads as the provision of this संहिता shall also apply to the offense committed by। अब 1 क्लॉज 4 में हमें कहा कि भाई एनी पर्सन जो कि है वो लायबल हो जाएगा सब्जेक्ट टू इंडियन लॉ से। तो 1 क्लॉज 5 ने इसे थोड़ा सा स्पेसिफिक करने की कोशिश की थी। इस एनी पर्सन में कौन कौन से लोग आ जाएंगे, किनको किनको हम मानेंगे कि भाई वो सब्जेक्ट टू इंडियन लॉज हैं। पहली ऑफ कोर्स, मतलब वो तो बहुत ही अंडरस्टूड सी चीज है कि भाई सिटीजन ऑफ इंडिया, एनी सिटीजन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। तो कौन कौन आ जाएगा इसमें, बहुत बहुत ही अंडरस्टूड सी चीज है कि सिटीजन तो आए नहीं,
चाहे कहीं रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, इंडिया के बाहर कहीं पे भी रह रहे हो, पर सिटीजन तो, क्योंकि वो सिटीजन ऑफ इंडिया, उन्होंने सिटीजनशिप नहीं चेंज की है, अपनी सिटीजनशिप अभी भी इंडिया की है, तो वो सिटीजन कहीं भी रहेंगे, वो गवर्न इंडियन लॉ से होंगे। इसलिए सबसे पहले सिटीजन तो आएंगे ही। सेकंड क्या है, एनी पर्सन और एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी। कोई शिप या एयरक्राफ्ट क्योंकि रजिस्टर्ड इन इंडिया है, मतलब कोई भी ऐसी शिप या एयरक्राफ्ट, जैसे कि इसीलिए टेरिटोरियल बाउंड्री में होता है कि टेरिटरी में कवर्स लैंड एंड वाटर, लैंड एयर एंड वाटर, तीनों चीजें आती है, लैंड तो आता ही है, एयर एंड वाटर जाता है नीचे, वाटर के लिए शिप एंड एयर के लिए एयरक्राफ्ट। तो कोई भी ऐसा शिप और एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, अगर उस पे किसी तरीके का ऑफेंस कमिट होता है, तो भी वो पर्सन, शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए, पर्सन से इसमें नहीं मतलब है। शिप या एयरक्राफ्ट अगर रजिस्टर्ड है इंडिया में, तो उस पे कमिट होने वाले ऑफेंस के लिए कोई भी पर्सन उसमें होंगे, वो उस पे लायबल होंगे। देखिए, एनी पर्सन और एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो, वो शिप या एयरक्राफ्ट दुनिया के किसी कोने में हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया पे मान लीजिए, एयर इंडिया इंडिया की है, एयर सर्विस इंडिया की है, तो उस एयर इंडिया पे अगर से दुबई में कहीं पे भी, या से सिंगापुर में कहीं पे भी किसी तरीके का कोई ऑफेंस कमिट होता है, ठीक है, कोई भी ऑफेंस कमिट होता है, चाहे वो थोड़ा छोटा थेफ्ट ही क्यों ना हो, तो उस पे जो जिसने कमिट किया है उसकी लाइबिलिटी बनेगी, उस पे भी वो भी इंडियन लॉ से गवर्न किया जाएगा, उसको भी बीएनएस के अंदर पनिशमेंट दी जाएगी। And third, any person in any place without a known media committing offense targeting a computer force located in India. ठीक है। और क्या है, एनी पर्सन इन एनी प्लेस, ठीक है, वो कहीं पे भी कंप्यूटर को टारगेट कर रहा है इन इंडिया, कंप्यूटर लोकेटेड इन इंडिया। इंसान कहीं पे भी हो, पर वो जिस कंप्यूटर को टारगेट कर रहा है वो इंडिया में है, तो उस पर्सन की लाइबिलिटी भी बनेगी, वो भी, क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो इंडिया में आ रहा है, और उस कॉन्सिक्वेंस से डायरेक्ट नेक्सस है ऑफेंस का, इसीलिए उसकी लाइबिलिटी बीएनएस के अंडर बनेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता तो बनता। मतलब तीन चीजें हमने यहाँ पे इस सेक्शन में एनी पर्सन को थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफिक है कि कौन कौन से लोग इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। पहला, सिटीजन तो आएंगे। दूसरा, किसी इंडिया में रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट पे कोई भी इंसान किसी तरीके का ऑफेंस करता है, चाहे वो शिप एयरक्राफ्ट कहीं भी हो दुनिया में, दुनिया के किसी कोने में हो, कोई इंसान उस पर कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो उसकी लाइबिलिटी बिल्कुल वैसे बनेगी जैसे इंडिया में ऑफेंस हुआ हो, वो बीएनएस के अंदर लाइबल होगा, बीएनएस एप्लीकेबल होगा, बीएनएस के अंदर उसकी लाइबिलिटी बनेगी। ठीक है। एंड थर्ड, कि दुनिया में किसी भी कोने में कहीं पे भी कोई इंसान बैठा हो और वो किसी कंप्यूटर रिसोर्स को, कंप्यूटर को टारगेट कर रहा हो जो कि इंडिया में, क्योंकि दुनिया के किसी कोने से बैठ के जो ऑफेंस किया जा रहा है, पर उसका कॉन्सिक्वेंस इंडिया में है, और दोनों के बीच डायरेक्ट नेक्सस है बिल्कुल, और किसी ने बैठ के वहां से कुछ किया, जैसे हैकिंग होती है, से चाइना में बैठे कुछ लोग यहाँ के कंप्यूटर रिसोर्सेज को हैक कर रहे हैं, तो हुआ ऑफेंस वहां पे, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस तो इंडिया में आए, बैंकिंग सिस्टम को अगर मान लीजिए सिस्टम्स को पूरा हैक कर दिया गया, तो उसका कॉन्सिक्वेंस तो इंडिया में आया, तो क्योंकि कॉन्सिक्वेंस इंडिया में है एंड दोनों के बीच डायरेक्ट एक्सेस है, तो वो पर्सन, एक्स वाई जी पर्सन जो कि इंडियन नहीं है, जो कि इंडिया में नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने इंडियन कंप्यूटर सिस्टम्स को टारगेट किया है, उसकी लाइबिलिटी बीएनएस के अंडर बनेगी, एग्जैक्टली द वे इफ इट वाज कमिटेड इन इंडिया। ठीक है। ये, सो दीज टू सेक्शंस टॉक अबाउट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, राइट। आई होप कि मैंने ये चीजें क्लियर कर दी हो, इंट्रा टेरिटोरियल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। नाउ एक और क्वेश्चन आता है, हाँ एक क्वेश्चन आता है विच इज की पायरेट्स, सबने सुना होगा पायरेट्स, समुद्री लुटेरे जिन्हें हम कहते हैं पायरेट्स। पायरेट्स का क्या होता है, पायरेट्स के लिए क्या रूल्स है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि वाटर में 12 नॉटिकल माइल्स तक का आपका आपका जुरिसडिक्शन होता है, मतलब ये अगर सी एरिया है, ये तो आपके यहाँ से मान लीजिए ये वाटर बॉडी शुरू होती है, लैंड तो ऑफकोर्स आपका है, ये यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल तक आपका एरिया है जिसमें आपकी
आपका जुरिस्डिक्शन है, यहां तक में कोई ऑफेंस कमिट होता है तो लाइबिलिटी आपकी है इस 12 नॉटिकल माइल तक। लेकिन 12 नॉटिकल माइल के बाद कमिट होता है तो क्या, हाई सी एरिया में 12 नॉटिकल माइल के बाद की बोलते हैं हाई सी एरिया में, उसके बाद की हमें कोई ऑफेंस कमिट होता है तो इसमें लायबिलिटी किसकी बनेगी, क्योंकि जुरिस्डिक्शन उस कंट्री का तो बना नहीं। तो यहाँ पे होता है इंटरनेशनल लॉज आते हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल बॉडीज जो है वो दे, ठीक है। जनरली ये रूल है कि इंटरनेशनल बॉडीज जो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसे देखेंगे कि इसको कैसे इस पे पनिशमेंट एंड वो सारी चीजें गवर्न करना उनका काम। बट इन द केस ऑफ पायरेट्स, पायरेट्स के लिए एक्सेप्शन होता है, पायरेट्स आर एन एक्सेप्शन। पायरेट्स को ये होता है, जैसे मैंने बताया कि 12 नॉटिकल माइल से बाहर मतलब आईसी वाले एरिया में किसी को भी पकड़ा तो वो यूएन बॉडीज का काम होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन पायरेट्स एक एक्सेप्शन है, उनकी केस में ऐसा नहीं होता है। हाई सी के एरिया में चाहे कहीं पे भी, हाई सी में जिस कंट्री ने इन्हें पकड़ा है, जिस कंट्री ने, उनका जुरिस्डिक्शन इनके ऊपर लगता है, चाहे वो जैसे मैंने बताया कि 12 नॉटिकल माइल के बाहर भी हाई सी वाले एरिया में पायरेट्स को जिस कंट्री ने पकड़ा है उनका ही जुरिस्डिक्शन इन पे लागू होगा। जिस कंट्री ने पकड़ा है, हमने पकड़ा है, हमारा बनता है। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो ये होता है कि जिस कंट्री ने पकड़ा है उनका हक बनेगा, वो अपनी तरफ से पनिशमेंट नहीं होंगे, अपनी तरफ से पनिश करेंगे। अब दिस वन मोर थिंग, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनपे की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब बेसिकली ये है कि इन पे बीएनएस कभी भी लाइबल इनको नहीं ठहरा सकता है, ठीक है, इनकी लाइबिलिटी नहीं बनती है। वो कौन से लोग हैं, कुछ एक्सेप्शंस जो हैं, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या है इसमें, एक्सेप्शंस में आ जाएंगे फॉरेन एम्बेसडर्स, इन पे हमारे लॉस नहीं लगेंगे, इन पे बीएनएस नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा फॉरेन वॉरशिप्स, इन सारे लोगों पे बीएनएस एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रेसिडेंट गवर्नर, नेक्स्ट कौन होते हैं, एलियन एनिमीज, डिप्लोमैट्स, इन सारे लोगों पे ये एक्सेप्शंस का मतलब है बीएनएस नॉट एप्लीकेबल, मतलब नॉट एप्लीकेबल ऐसे इनकी लाइबिलिटी नहीं बनती है, इन पे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है, इतने लोगों पे ये एक्सेप्शंस में फॉल करते हैं, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की लाइबिलिटी नहीं बनी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जो कि हम आईपीसी में भी पढ़ते थे। देखिए केस लॉस जो है वो मेनली नहीं बदलता है, बिकॉज कॉन्सेप्ट से डील कर रहा है वो, सेक्शन नंबर्स बदल जाएंगे, सेक्शंस जो है वो हम उन्हें देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स मोर और लेस सेम है। तो जो आईपीसी में पढ़ते हैं केस लॉस अभी भी वही होंगे। एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है विच इज मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, Mubarak Ali was state of Bombay, 1975 का case है। So what happened in this case is, this is a very important case of territorial jurisdiction. So what happened in this case is कि भाई जो मुबारक अली साहब थे वो पाकिस्तानी नेशनल, वो जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में, इंपोर्ट एक्सपोर्टिंग का बिजनेस था बेसिकली। तो इन्होंने क्या किया कि भाई अपने किसी दोस्त के मदद से बॉम्बे में बैठे हुए किसी बिजनेसमैन से इन्होंने एक डील की, कुछ कुछ नहीं एक्चुअली, कुछ राइस डिलीवर करने के लिए, कुछ बेसिकली बिजनेस कुछ डील किया। अब ये था कि इन्होंने पूरा का पूरा, जो कंप्लेनेंट जो थे उनसे पूरा का पूरा अपने क्लाइंट से कंप्लीटली झूठ कहा, भी उनसे टेलीग्राम से, लेटर्स से, टेलीफोन से, उसका मोबाइल का तो जमाना था नहीं,
सो लगातार झूठ उनसे कहा, फेक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करे कि भाई हमारे पास ऐसा है कि स्टॉक ड्राइव्स है रेडी टू डिलीवर, आप बस पैसे डिलीवर करिए एंड आपको सामान जो है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। तो जो कंप्लेनेंट थे, क्योंकि उनकी थोड़ी अर्जेंसी थी, तो उन्होंने टू अ ग्रेटर एक्सटेंट लाइक मोर देन 50% पैसे जो है वो अमाउंट जो है वो डिलीवर कर दिया, अमाउंट पेमेंट कर दिया। अमाउंट देने के बाद हो गया, उसके बाद फिर उन्हें ऑर्डर्स रिसीव ही नहीं हुए, द राइस वाज नेवर डिलीवर्ड। तो जब कभी नहीं आया तो फिर इस बार केस किया गया। तो इस केस में ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। इस केस में भाई बोला गया कि मुबारक अली जो है उनका, देखिए अभी तो क्लॉज 1 क्लॉज 3 1 क्लॉज 4 एंड 1 क्लॉज 5, ठीक है। उस वक्त क्या था, 2 3 एंड 4 थे आईपीसी के, तो ये सेक्शंस थे, ये इंट्रा टेरिटोरियल, ये दोनों एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। तो दो चीजें बोली कोर्ट ने। पहली चीज ये, दो तीन चीजें, दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें कोर्ट ने बोली। द फर्स्ट वाज कि सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी, इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे के लिए लाइबल होंगे, लाइबल बिकॉज ऑफेंस जो हुआ है वो, उसका इफेक्ट इंडिया में है, कॉन्सिक्वेंस जो है वो इंडिया में है, इसलिए लाइबिलिटी बनेगी। एंड सेक्शन 3 एंड 4 वैसे ही, सॉरी स्टेट ऑफ बॉम्बे, बता दिए। एंड हेल्थ लॉज सेड की भाई सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ आईपीसी, क्योंकि इसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है एंड along with that ऑफेंस का जो कॉन्सिक्वेंस है, इफेक्ट ऑफ effect and the consequence the consequence of offense was within India, hence liability IB under IPC. This is a very important case of टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। सो बेसिकली इसमें इस चीज को क्लियर किया गया भाई, कोर्ट ने एक आंकड़े देखिए, जैसे हमने बताया कि इसमें 1 क्लॉज 3 क्लॉज 4 क्लॉज 5 है, वैसे ही उसका 2 3 4 था। तो कोर्ट ने कहा कि 3 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन तो देता ही है आईपीसी, तो वो तो है ही है। उसके साथ ही साथ क्योंकि ऑफेंस कमिट हुआ है, उसका कॉन्सिक्वेंस कमिट वहां हुआ, फ्रॉड वहां क्या, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो यहाँ हुआ। यहाँ पे उसका विक्टिम है भाई, उसे उसने पैसे भी पे कर दिए और उसे जो उसके ऑर्डर्स थे वो भी नहीं मिले, उसका कॉन्सिक्वेंस वहां है। एंड बोथ ऑफ दीज एक्ट्स हैव डायरेक्ट नेक्सस बिटवीन विद ईच अदर, इसलिए मुबारक अली की जो लाइबिलिटी है वो इंडिया में बनेगी आईपीसी के अंडर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जैसे इसका इलस्ट्रेशन आप देखिए, इसमें लिखा है ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया commits a murder in any place without and beyond India
ठीक है, without and beyond India, he can be tried and convicted for murder any place in India which he may be found. इसमें आईपीसी में और बीएनएस के इलस्ट्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस किया गया है, थोड़ा सा। जैसे पहले वाले में क्या था कि यहाँ पे स्पेसिफाई किया था, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया की जगह पे युगांडा स्पेसिफिक था, सो दे हैव चेंज्ड इट इन बीएनएस। सो नाउ दिस इलस्ट्रेशन सेज कि भाई ये जो है वो इंडियन सिटीजन है, ठीक है, इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया के बाहर कहीं पे भी, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर कहीं पे भी अगर मर्डर करता है तो वो जहां भी पकड़ा है, एनी प्लेस इन इंडिया में कहीं पे भी पकड़ा है, वो इंडियन लॉज से बीएनएस में लायबल होगा। अब अगर हम ये देखें, इस इलस्ट्रेशन समझने की कोशिश करें, तो ये एग्जैक्टली किस सेक्शन से रिलेट कर रहा है? ये आ रहा है सेक्शन 1 क्लॉज 5 से, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिकली लिखा है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। भाई इसने कहीं पे भी किया, इंडियन सिटीजन है तो वो गवर्न हो जाएगा बीएनएस से, ठीक है, इसलिए उस पर लाइबिलिटी। इसके बाद लास्ट, ऑल्दो क्लॉज 6 जो है कभी भी जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है, पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। Nothing in this Sanhita shall affect the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors, or airmen in the service of government of India, or the provisions of any special or local law. मतलब जो आर्मी के लिए, सोल्जर्स के लिए, नेवी के लिए, इनके लिए जो अपने अलग से उनके जो एक्ट्स हैं, स्पेशल लॉज या लोकल लॉज हैं, उनका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा आईपीसी पे। Nothing in this Sanhita shall affect the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of officer, soldier, sailor, or airman in the service of government of India, or the provisions of any special or local, or the, तो मतलब ये बेसिकली बस इतनी सी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि there is this term, please this very important case now. So what it is trying to say, there is this term overriding effect, ठीक है। तो ये जो क्लॉज 6 है बेसिकली बस इतनी सी बात कर रहा है कि बीएनएस जो है वो किसी भी जो आर्मी या ऑफिसर्स या इन सबसे रिलेटेड या एयरमैन, इनकी सर्विसेज से या कोई स्पेशल या लोकल लॉज हैं उनके ऊपर उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है, मतलब उसके ऊपर उनके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसलिए लिखा हुआ है कि जो भी स्पेशल लॉज हैं या लोकल लॉज हैं, या जैसे कोई लॉज है दैट गवर्न आर्मी और एयरमैन और ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके लिए जो भी लॉज बनाए जाएंगे उनका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा ओवर बीएनएस। मतलब यहाँ पे ये भी उनके लिए ये एप्लीकेबल होंगे, उनके लिए बीएनएस एप्लीकेबल नहीं, बस इतनी सी बात है। दिस इज नॉट फॉर आवर रेफरेंस, दिस हैज नथिंग टू डू विद दैट। नाउ अब आते हैं सेक्शन 2 पे, जो कि है डेफिनेशंस। अब डेफिनेशंस हमें पता है कि आईपीसी में बहुत स्कैटर्ड तरीके से दिए थे, एक सेक्शन में नहीं था, जैसे कि ये है, हर एक डेफिनेशन के लिए एक अलग सेक्शन था, तो बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड था, प्लस वो बहुत अनऑर्गेनाइज तरीके से दिया हुआ था। सो दिस इज वेयर कंसोलिडेशन कम्स इनटू पिक्चर, जैसे मैंने बताया था कि उसे सिस्टमैटिकली अरेंज करना। सो व्हाट दे हैव डन हियर इज कि उन्होंने उसे अल्फाबेटिकली एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है। सो दिस इज इजी फॉर अस टू रिमेंबर, उसे याद करना एंड एक चेन में फ्लो में उसे लर्न करना ना इजी हो जाता है। सो दिस इज वेयर कंसोलिडेशन कम्स इनटू पिक्चर। नाउ अगर हम बात करें अब डेफिनेशंस की, सो डेफिनेशंस दिए हुए हैं सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 2 में टोटल कितने हैं? इसमें टोटल जो है वो 40 क्लॉजेस हैं, देख सकते हैं आप। 39 क्लॉजेस हैं। तो हम एक एक करके इन्हें डिस्कस करेंगे एंड मेनली उन क्लॉजेस को जो कि जिनमें कुछ चेंज है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें। सबसे पहला फर्स्ट फर्स्ट क्या कहता है भाई? एक्ट डिनोट्स एज वेल अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल
मतलब मतलब ये कि एक्ट जो है दिस इज एक सिंगल एक्ट हो या सीरीज हो, दोनों को दोनों को एक सिंगल एक्ट की तरह ही मानता है, एक एक्ट मानते रहता है। जैसे जैसे मुझे मेरे फ्रेंड पे गुस्सा आया, मुझे मेरे फ्रेंड पे गुस्सा आया एंड आई स्लैप्ड हिम, ठीक है। अब मैंने एक थप्पड़ मारा हो या मैंने 10 थप्पड़ मारा हो, तब एक ही में काउंट हो, ये पूरा एक ही है। मतलब इफ इट इज वन सिंगल एक्ट, इफ इट इज सीरीज लाइक सीरीज ऑफ 10 स्लैप्स कंटिन्यूअसली, बहुत गुस्सा है मुझे, मान लो आप बहुत ज्यादा गुस्सा है, मैंने सिर्फ 10 थप्पड़ लगातार मारे, तो देन टू ये भी जो है एक सिंगल एक्ट में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। मतलब थप्पड़ मारना है, इसीलिए थप्पड़े मारी गई वो नहीं, मतलब 10 स्लैप्स आल्सो इक्वल टू, मतलब इवन इफ इट इज एन एक्ट और अ सीरीज ऑफ एक्ट, एक ही में काउंट होगा। अब जैसे मान लो कि अम, कोई रोड पे स्नैचिंग करके भाग रहा था, उसे पकड़ लिया भीड़ ने, लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसके बाद किसी ने उसे थप्पड़ मारा, किसी ने उसे घूंसे मारे, किसी ने उसे पैर से मारा, ऐसे बहुत उस पे मारा गया, तो उसे क्या कहा जाएगा भाई कि उसे बहुत मार पीट की गई उसके साथ, उसे बहुत हर्ट किया गया, यही कहा जाएगा। इसमें स्लैप करना एंड उसको फिर थप्पड़ मारना, उसको पैर से मारना, उसको मुक्का मारना, ये सारी चीजें अलग अलग नहीं होंगी, उसके साथ मारपीट की गई, हर्ट किया, ये ठीक है। तो चाहे सिंगल एक्ट हो या सीरीज हो, वो एक ही एक्ट की तरह काउंट होता है। ये जो है ये हमारे आईपीसी में, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे स्कैटर्ड थे आईपीसी में प्रोविजंस, जैसे जिस एंड वर्सेस जैसे उन्हें यहाँ अरेंज किया गया, दिस वाज गिवन सेक्शन 33 ऑफ आईपीसी। अब एक डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, तो सेक्शंस मेनली सेम ही है, पर डिफरेंस ये है कि सेक्शन 33 में, सेक्शन 33 एक साथ दो चीजों को डिफाइन करता था, एड ओमिशन, इन दो टर्म्स को एक साथ डिफाइन करता था, लेकिन इसे तोड़ दिया गया है क्योंकि इसे अल्फाबेटिकली अरेंज किया गया है, तो इसे यहाँ पर तोड़ दिया गया है। अब सिर्फ एक्ट टर्म को यहाँ पे क्लॉज 1 में रखा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं हम 2 पे, एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रीचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। क्लॉज 2 में क्या रखा है, एनिमल, मतलब इसमें ह्यूमन बीइंग्स नहीं, सॉरी ह्यूमन बीइंग्स नहीं आए, अदर देन ह्यूमंस, कोई भी क्रीचर, कोई भी लिविंग क्रीचर अदर देन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अलावा सब कुछ इसमें कवर हो जाएंगे, सब कुछ कवर होता है एनिमल्स में। इसका मतलब ये कि एनिमल सेक्शन, जहां सेक्शन में कहीं पे भी अगर एनिमल लिखा हुआ है तो वहां पे हमें क्लियरली समझा देगा कि यहाँ पे ह्यूमंस को इंक्लूड नहीं किया गया है, ह्यूमंस में नहीं इंक्लूड, वो अलग किया, ठीक है। ये जो है ये कहाँ था, 47 में किया हुआ है। आप अगर आईपीसी से देखेंगे तो आईपीसी के सेक्शन 47 में दे रखा है, ठीक है। अब जो उसका क्लॉज 3 है, ये चाइल्ड, दिस इज अ न्यू एडिशन, ये एक नया है, ये आईपीसी में पहले नहीं दे रखा था। एंड ये देखा जाए तो वैसे तो हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है कि बिलो 18 कोई भी है तो उसे चाइल्ड या माइनर माना जाता है, लेकिन यहाँ पे इसे क्लियरली लिख दिया गया है, ठीक है, कि चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, मतलब बिलो 18 है अगर, बिलो 18 ईयर, तो उसे कोई भी इंसान हु इज बिलो 18 उसे चाइल्ड में माना जाए, ठीक है। ये कहता है, अब ये आईपीसी में नहीं दिया हुआ था, दिस इज अ न्यू एडिशन, ये बीएनएस के क्लॉज 3 में ऐड किया गया है न्यूली। एंड ये बहुत अच्छा है एक्चुअली, देखा जाए तो जो भी चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं, जो भी सेक्शंस को समझने के लिए फर्दर, ये बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। ऑल्दो कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी, पर यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से जब भी हम किसी सेक्शन को डील करेंगे, उसे पढ़ेंगे, तो हमें पता है कि चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन हु इज बिलो 18, so there's no confusion now. Now number 4, again counterfeit, काउंटरफीट भी हमें दे रखा था आईपीसी में, काउंटरफीट आईपीसी में कहाँ दे रखा था, दे रखा था सेक्शन 28, ठीक है। क्या डेफिनेशन में कोई चेंज है, नहीं, डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है, डेफिनेशन क्या कहती है,
A person is said to counterfeit who causes one thing to resemble another thing, intending by means of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby be caused. डिफरेंस नहीं है जो आईपीसी में डेफिनेशन थी एंड जो बीएनएस में डेफिनेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। काउंटरफीट का देखा जाए तो एक्चुअली डेफिनेशन ये है ही नहीं। तो व्हाट इज दिस सेक्शन स्टेट, यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट, तो यानी कि काउंटरफीट कैसे होगा, कब कहेंगे काउंटरफीट हुआ, लेकिन काउंटरफीट क्या है वो डिफाइंड नहीं। दिस सेक्शन ओनली स्टेट्स कि कब कहा जाएगा काउंटरफीट हुआ। तो इसके हिसाब से क्या है कि कोई पर्सन ने काउंटरफीट किया, कब कहेंगे, तब जब who causes one thing to resemble another, जब एक रिजेम्बलेंस क्रिएट करे एक सामान से दूसरे में सामान में resemble, जैसे आई हैव दिस पेन, राइट। अब अगर कोई मान लीजिए इस पे कुछ नाम लिखा होता और ऐसा सिमिलर पेन कोई दूसरा लेके आता है, अगर दूसरा बनाता है, उसको पता है कि बिल्कुल सेम दिखेगा, सिमिलर दिखेगा, काफी बिल्कुल सेम तो नहीं कहूंगी पर रिजेम्बलेंस है, तो बहुत सिमिलर दिखेगा, उसे हम काउंटरफीट कहेंगे, ठीक है। इंटेंडिंग बाय मींस ऑफ दैट रिजेम्बलेंस, उस रिजेम्बलेंस से उसके सिमिलर पेन लाने का इंटेंशन ये है, इंटेंशन बाय मींस ऑफ दैट रिजेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, कि उससे धोखा दिया जा सके। अगर इंटेंशन ही किसी रिजेम्बलेंस को क्रिएट करने की, इमिटेशन को क्रिएट करने की, सिमिलर चीज को बनाने की, लेके आने की इंटेंशन ही धोखा देना है, तब उसे कहेंगे कि उस इंसान ने काउंटरफीट किया है, ठीक है। और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयरबाय बी प्रैक्टिस्ड, या तो इंटेंशन ही धोखा देना है, ठीक है, कि भाई अगर आप बिल्कुल सिमिलर चीज लेके आओ, जैसे ये और मेरे पास एक और पेन है ये, अगर मैं ये दोनों लेके आऊं तो सामने वाला ऑफ कोर्स कंफ्यूजन होगा, बिकॉज़ दीस टू आर वेरी सिमिलर, एक जैसे ही दिख रहे हैं, कुछ अलग अलग नहीं है। तो अगर ये दोनों पेन्स को इसलिए बनाया गया है, इस पेन को इसके जैसा इसलिए बनाया गया है, बनाने वाले का इंटेंशन ही ये था कि वो इससे धोखा दे सके लोगों को, ठीक है। तो या फिर उसको पता था कि भाई चलो ठीक है, इंटेंशन नहीं भी था, लेकिन पता था कि अगर वो बिल्कुल ऐसे पेन बनाएगा तो उससे कंफ्यूजन हो सकता है, लोग धोखा खा सकते हैं, तो वहां पे कहेंगे उस पर्सन ने काउंटरफीट किया है। जैसे प्यूमा के शूज, ठीक है, बहुत सारे कॉमन ब्रांड्स होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे प्यूमा होता है, फिर एडिडास, एडिडास का कुछ ऐसा लोगो होता है, समवॉट ऐसा, आई एम नॉट दैट गुड एट ड्राइंग, बट समवॉट ऐसा होता है, चलो एडिडास नाम देते हैं। नाइकी, इनके शूज को, इनके डिजाइन को कॉपी किया जाता है, वो बिस्लेरी का, बिस्लेरी का आपने भी देखा होगा, बॉटल्स का कितनी जगह पे कर देंगे ऐसे, बिस्लेरी का क्या हो जाएगा, बेल्सरी, ठीक है। फिर वैसलीन का, वैसलीन है, इसका हो जाएगा वैसलेन, ऐसा कुछ, तो डिजाइन सेम है। जैसे वैसलीन का मान लीजिए आपने वो उसकी जो भी प्रोड्यूसर है, बॉक्स कंटेनर, जो भी एक वैसलीन का वो लिया एंड उस पे वैसलीन लिखा है, वैसा ही सिमिलर, सिमिलर बिल्कुल बॉक्स उसका सेम दिख रहा है, और उस पे वैसलीन आई को ए कर दिया, बदल दिया। सामने वाले को पता उसको बनाने का पर्पस ही ये है, पहला ये कि ठीक है इस नाम पे तो दिख ही जाएगा, कोई इतना देखेगा नहीं, तो उसका ये है कि भाई उसको, उसका ऑब्जेक्टिव ही है कॉपी करना, लोगों को धोखा देना, कि ठीक है उस नाम पे वो बिक जाएगा, लोग देखेंगे नहीं, धोखा देने का। या दूसरा दूसरी एक और चीज हो सकती है, क्योंकि लिखा है कि एक तो पहला इंटेंशन ही होगी कि धोखा देने का, कि थोड़ा बहुत चीज है पता नहीं चलेगा, बिक जाएगा, बिस्लेरी का बिस्लेरी, प्यूमा का जैसे एडिडास का आपने देखा होगा, कई जगह पे एडिबास कर देंगे ऐसे, ठीक है। इस तरीके से तो दूसरी चीज क्या है, नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयरबाय बी प्रैक्टिस्ड, या ये पता है कि इससे डिसेप्शन, मान लो धोखा देने का चलो इंटेंशन नहीं भी था, ठीक है, आपने वैसलीन का वैसलेन किया, लेकिन आपको पता तो है ना कि बहुत सिमिलर दिख रहा है, धोखा देने का इंटेंशन नहीं था कि चलो ठीक है उस नाम पे बेच देंगे, लेकिन उसका भी पता है कि इतना सिमिलर है कि लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ये तो आपको पता था। तो ये सारी चीजें काउंटरफीट में काउंटरफीट के अंदर काउंट होती है। ऑल ऑफ दिस अमाउंट्स टू काउंटरफीट। देखिए इसके कुछ एक्सप्लेनेशन है जिसको और क्लियर करेंगे, क्योंकि काउंटरफीट जो है वो आप जब उसकी कॉमन जनरल डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो काउंटरफीट का मतलब है एग्जैक्ट रेप्लिका बनाना, ठीक है, एग्जैक्ट इमिटेशन, एग्जैक्ट रेप्लिका बनाना। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ बीएनएस हमें बीएनएस
इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट रेप्लिका ना भी हो, एग्जैक्ट इमिटेशन ना भी हो, बिल्कुल एक जैसा ना भी दिखे तो भी उसे काउंटरफीट मिलेंगे। जैसे हमने ये कहा कि भाई देखिए एडिडास का एडिबास कर दिया, एडिडास का ही एडिबास कर, ठीक है, डिजाइन एक जैसा है लेकिन वो बदल गया, एडिडास ही नहीं, ऐसा नहीं कि आपने एडिडास ही दूसरा खड़ा कर दिया पर वो नकली है, वो नहीं, आपने नाम बदला पर आपको पता है कि वो इतना सिमिलर है कि लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, एग्जैक्ट इमिटेशन नहीं होगी तो भी चलेगा। जैसे अगर वैसलीन का वैसलीन कर रहे हो आप तो आपको पता है कि थोड़ा सा नाम हल्का सा बदला है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं, एग्जैक्ट कॉपी होती तो वैसलीन का वैसलीन ही रखते नकली प्रोडक्ट का, लेकिन वो इतना रिजेंबलिंग है ये लोग उससे कंफ्यूज होंगे। तो फॉर द पर्पस ऑफ इमेज रिजेंबलेंस एग्जैक्ट ना भी हो तो भी काउंटरफीट में काउंट होता है, एग्जैक्ट इमिटेशन नहीं चाहिए, ठीक है। Explanation 2. When a person causes one thing to resemble another thing, and the resemblance is such that a person might be deceived thereby, it shall be presumed until the contrary is proved that a person is causing the one thing to resemble another, intended by means of that resemblance to practice deception, and new it would be likely that deception would thereby be practiced. मतलब अब जैसे ऐसा कोई केस अगर होता है तो उस केस में ये माना जाएगा कि भाई अगर कोई वैसलीन का वैसलीन बना के लेके जा रहा है तो भाई ये माना जाएगा कि आपका जो इंटेंशन था वो धोखा देने ही का था, अनलेस कॉन्ट्ररी प्रूव करना आप, ठीक है। प्रिजम्पशन यही होगा, अब जैसे कोई एडिडास कोई एडिबास लेके जा रहा है तो उसका उसका प्रिजम्पशन यही होगा, कोर्ट यही मान के चलेगा कि भाई अगर इतना तुम सिमिलर बना रहे हो सामान तो ऑफकोर्स तुम्हारा इंटेंशन धोखा देने का था ना, वरना अपना रियल प्रोडक्ट बना लेते। तो ये जो है ये इस केस में कोर्ट ये मान के चलेगा, प्रिजम्पशन ये है कि आपका इंटेंशन धोखा देने का ही था, प्रैक्टिस डिसेप्शन, लेकिन इसको तब तक जब तक इसका कॉन्ट्ररी प्रूफ करना वो आपका काम है, ठीक है। आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी जैसे कि प्यूमा का ऐसे कुछ डिजाइन जो है वो उल्टा हो जाते थे, प्यूमा का ऐसे कर देंगे, फिर एडिडास का एडिबास या एबिडास, जैसे कॉमन ब्रांड्स का बहुत ज्यादा बनता है, और कुछ जैसे और क्या बहुत सारी चीजों के ऐसे फेक प्रोडक्ट्स बन रहे थे, ये तो कुछ बहुत कॉमन है तो हमें बिल्कुल मतलब ध्यान रखते हैं ऐसी चीजें, ठीक है। चलिए तो इसका अगर हम एसेंशियल देखने की कोशिश करें, लेट्स क्लीन दिस फर्स्ट। ओके, ठीक है। तो अगर हम इसका एसेंशियल देखने की कोशिश करें, इंग्रेडिएंट्स देखने की कोशिश करें, जैसे कि कुछ चीजें पहले ही बहुत याद रखने वाली हैं, जैसे कि इसके एक्सप्लेनेशन में ही एक चीज तो दे रखी है कि इमिटेशन एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं, रिजेम्बलेंस है दैट इज इनफ। रिजेम्बलेंस होने का मतलब ये है कि हम ये मान के चलिए कि भाई तुम्हारी इंटेंशन जो था वो धोखा देने का है, ठीक है। तो अगर हम एसेंशियल्स की बात करें इसमें, पहला पहला क्या हो जाएगा, देखिए इसके जो एसेंशियल्स हैं उसके डेफिनेशन से लिखेंगे, काउंटरफीट कॉजेज वन थिंग to resemble another thing, causing one thing to resemble another, ठीक है। रिजेम्बलेंस क्रिएट करा रहे हैं, इंटेंशन इंटेंडिंग टू कॉज डिसेप्शन by means of such resemblance, ठीक है। और थर्ड तीसरा क्या है, अगर इंटेंशन नहीं था, इंटेंडेड टू कॉज डिसेप्शन by means of resemblance, और अगर इंटेंशन नहीं भी था, knowledge that the deception that deception might be false, ठीक है। तो ये तीन चीजें बहुत जरूरी है काउंटरफिट होने के लिए। पहला क्या, पहला तो ये कि भाई रिजेम्बलेंस हो दो चीजों में, एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस नहीं, दो नॉट एग्जैक्ट, रिजेम्बल मतलब नॉट एग्जैक्ट इमिटेशन, दो नॉट एग्जैक्ट इमिटेशन मतलब एग्जैक्ट होना बिल्कुल जरूरी है पर रिजेम्बलेंस हो। दूसरा, उस रिजेम्बलेंस का
करने का आपका इंटेंशन जो है वो धोखा देना, या तीसरा कि भाई इस रिजेम्बलेंस से डिसेप्शन होगा, ठीक है। अब इस केस में जो है प्रिजम्पशन इज कि भाई आपका इंटेंशन था धोखा देने का, एंड द बर्डन टू प्रूव द कॉन्ट्री इज ऑन यू। चलिए ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं कोर्ट। अब कोर्ट क्या है, 2+5। पहले भी ये डेफिनेशन दी हुई थी आईपीसी में, बट द टर्म वाज, ये अभी कोर्ट है पीएनएस में, आईपीसी में जो है वो भी दे रखा था सेक्शन 20 आईपीसी, एंड द टर्म वाज कोर्ट ऑफ जस्टिस। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, जस्टिस हटा देंगे। क्या कहता है ये सेक्शन, कोर्ट मींस अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such a judge body of judges is acting judicially। मतलब एक जज से लिखा है alone और a body of judges लिखा है ना, तो मतलब जैसे हमारे पास, हमें पता है कि ऑलरेडी ये चीज हमें पता है, ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, ये बेकार कैसी है कि सिंगल जज, सिंगल बेंच, डिविजन बेंच, लार्जर बेंचेस ये सारी होती हैं, तो चाहे एक जज हो या दो जज हो या लार्जर बेंच हो, 3, 5, 7 जो भी 11, इन सबको, ये सारे लोग जो कि जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, जजेस जहां पे जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करेंगे उस जगह को हम कोर्ट कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन बस यही चीज कह रही है, देखिए लिखा है means a judge who is empowered by law to act judicially alone, मतलब सिंगल जज, or body of judges who is empowered by law to act judicially as a body। अब इस बार जज को देखिए यहाँ पे, इसके बाद बॉडी ऑफ जजेस, बड़ी बेंचेस, डिवीजन बेंचेस और लार्जर बेंचेस, ठीक है। जो ये when such judge or body or judges is acting judicially, अब मेन जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात है वो ये, when such judge or body of judges is acting judicially, मतलब सिंगल जज या बॉडी ऑफ जजेस, ये जो भी जिस जगह पे न जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करेंगे वो उस जगह को हम कहते हैं कोर्ट। जुडिशियल फंक्शंस, ये सोचने वाली ये इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, जुडिशियल फंक्शंस। दो तरीके के फंक्शन हो गए, जुडिशियल फंक्शन, नॉन जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल फंक्शन मतलब जैसे ट्रायल करना, एविडेंसेस लेना, एग्जामिनेशंस हो रही हैं, ये सारे, ये सब जब जस्टिस डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड, जस्टिस डिलीवर करने से रिलेटेड, जस्टिस रिलेटेड जो भी फंक्शंस है, इसमें ट्रायल्स हो गए, इसमें एविडेंसेस हो गए, उन्हें लेना, उनका एग्जामिनेशन हो गए, ये सारी चीजें, तो जस्टिस डिलीवर करने से रिलेटेड कोई भी काम हो गया वो हो गया जुडिशियल फंक्शन। तो जब जज या बॉडी ऑफ जजेस जो भी जो जस्टिस डिलीवर करने से रिलेटेड कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो उसे जुडिशियल फंक्शन कहेंगे, और तब उसे उस जगह को जहां ये हो रहा है उसे कोर्ट कहेंगे। लेकिन वही जज, वही सेम जजेस जब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या नॉन जुडिशियल फंक्शन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव या नॉन जुडिशियल कोई फंक्शन कर रहे हैं, तो उस वक्त उन्हें जज नहीं कहे। एडमिनिस्ट्रेटिव नॉन जुडिशियल फंक्शन क्या होते हैं, मेन जब जस्टिस देने के काम है। भाई कोर्ट में क्या होता है, सबने देखा है कोर्ट में क्या होता है कि भाई लोग आएंगे, अपनी बात कहेंगे, एंड फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगी, एविडेंसेस रखे जाएंगे, उनके एग्जामिनेशन होंगे, फिर उसके बाद जो भी है डिसीजन दिया जाएगा, ट्रायल हो गई सारी, दिया जाएगा डिसीजन। तो ये सारे जुडिशियल फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा कोई भी काम जो जजेस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, फाइल्स से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, या कोर्ट के स्टाफ से रिलेटेड कोई चीज है, या कोई पॉलिसी है उसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, ऐसा कुछ भी, कुछ रिफॉर्म्स है उससे रिलेटेड, ऐसा कोई भी फंक्शन अगर परफॉर्म करते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव या नॉन जुडिशियल फंक्शंस है। एंड तब तब दीज आर, तब ये लोग जो ये जजेस जिस जगह पे बैठ के ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे उसे कोर्ट नहीं कहेंगे। बहुत क्लियरली यहाँ लिखा है, एक्टिंग जुडिशियली, जब जुडिशियल फंक्शंस जहां परफॉर्म कर रहे हैं तभी उस जगह को कोर्ट करेंगे, जहां भी करेंगे, ठीक है।
ये है and this was earlier given under section 20 of IPC जिसमें कोर्ट ऑफ जस्टिस लिखा हुआ था, तो बाद में से हटा दिया गया इसमें बिकॉज ऑफ कॉस्ट। कोर्ट का काम क्या है, कोर्ट में पता है ना, कोर्ट का काम जस्टिस डिलीवर करना ही है, तो इसे इस टर्म को हटा दिया गया। यहाँ पे बहुत अंडरस्टूड है कि जस्टिस डिलीवर करने से रिलेटेड कोई फंक्शन, कोई जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कोर्ट है, वो कोर्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज डेथ means the death of a human being unless the contrary appears from the context। मतलब 2 clause 6 में बहुत क्लियरली कह रहा है कि भाई डेथ का मतलब किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ है। जैसे हमने पहले देखा ना कि एनिमल जो है, एनिमल जो कि किसमें है, 2 clause 2 में दे रखा है, बीएनएस के 2 clause 2 में, तो एनिमल का मतलब ह्यूमन बीइंग्स के अलावा जितने भी क्रीचर्स हैं उन्हें हम एनिमल्स कह रहे हैं। वैसे ही डेथ को क्लियरली कहा है यहाँ पे कि डेथ मतलब किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ, हमें किसी और लिविंग क्रीचर्स का नहीं मतलब, ऐसे ह्यूमन बीइंग की डेथ को यहाँ डेथ कह रहे हैं। 2 clause 7, now this is very important again, dishonesty। डिसऑनेस्टली, अब डिसऑनेस्टली का मतलब क्या है, मींस doing anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person। ना कुछ टर्म्स है इसको जो हमें देखना है। पहला क्या क्या टर्म्स है, पहला हो गया इंटेंशन। इंटेंशन देखिए, हाँ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, इंटेंशन हो गया। दूसरा wrongful gain, and third wrongful loss। ये 3 चीजें हैं। डिसऑनेस्टली कब कहेंगे भाई, डिसऑनेस्टली किसी ने किया गया है तब करेंगे जब भी उससे किसी एक पर्सन को wrongful gain हो और दूसरे को wrongful loss, as the section states। Dishonestly means doing anything, कुछ करना with the intention of causing wrongful gain to one person, जिससे कि किसी एक को wrongful gain होता है और wrongful loss to another, और दूसरे को wrongful loss होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके समझने के लिए पहले जरूरी है कि हम इन चीजों को समझें। देखिए पहले इस चीज से कि डिसऑनेस्टली क्या है। डिसऑनेस्टली स्टेट ऑफ माइंड है भाई, आप कोई चीज बेईमानी से कर रहे हो, वो कैसे पता लगेगा तो क्या है, वो आपके दिमाग में तो है, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है बेईमानी से। और ये पता कैसे लगे, पता लगता है आपके कंडक्ट से। वर्ड फ्रॉम कंडक्ट, ह्यूमन कंडक्ट। कैसे पता लगेगा, कोई काम आपने बेईमानी से किया, मतलब मान लो यहाँ पे पेन रखी हुई, ठीक है, मैं आई और मैं धीरे से उठा के इसे लेके चली गई, ये मेरा नहीं था, तो इससे क्या हुआ कि ये मेरे मन में था, बेईमानी थी तब तो मैं उठा के लेके चली गई। अब इसे समझने के लिए रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस को हमें पहले समझना जरूरी है। पहले इसको डेफिनेशन, वंस दीस टू टर्म्स आर क्लियर, डिसऑनेस्टली तुरंत तो हम जाएंगे क्लॉज तरफ। 2 plus 36 देखिए, wrongful gain means gain by unlawful means of property to which the person gaining is not entitled। मतलब unlawful तरीके से हुआ गेन, गेन by गेन होना by unlawful means, ठीक है, unlawful means से गेन होना of property, किसी प्रॉपर्टी का, to which the person gaining is not legally entitled। मतलब गलत तरीके से किसी प्रॉपर्टी का गेन होना किसी इंसान को जो कि उसके लिए लीगली एंटाइटल्ड नहीं, लीगली एंटाइटल्ड नहीं है, मतलब लीगली एंटाइटल्ड नहीं है कहने का मतलब कि वो प्रॉपर्टी जो है वो उसकी नहीं थी। अब क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं थी, उसने गलत तरीके से उसे लिया, तो ऑफकोर्स उसे रॉन्गफुल गेन हो रहा है ना, उसे गेन तो हुआ, ठीक है, उसने पा लिया उसे, लेकिन क्या वो सही है, नहीं, वो सही नहीं, क्योंकि ना प्रॉपर्टी उसकी थी ना तरीका सही था, दोनों गलत थे। द प्रॉपर्टी डिड नॉट बिलोंग टू द पर्सन, प्लस द प्रॉपर्टी वाज टेकन बाय अनलॉफुल मींस। तो तरीके गलत थे, प्रॉपर्टी भी उसकी नहीं थी, इसलिए गेन ऑल द पर्सन गेन, गेन हुआ उसे,
लेकिन उनको रॉन्गफुल, जैसे मैंने इस पेन का एग्जांपल दिया, द पेन वाज केप्ट हियर, राइट, ठीक है, मान लो अगर पेन यहाँ पे रखा है, ये पेन मेरी नहीं है, ये किसी और की पेन है, मुझे पता है मेरे दोस्त की पेन है, मैं आई यहाँ पे और आई जस्ट केम एंड आई टुक दिस पेन अवे साइलेंटली, बिना बताए चली, ठीक है। तो अगर मैं ये पेन बिना बताए लेके चली जाती हूँ, तो क्योंकि दिस पेन डिड नॉट बिलोंग टू मी, ये पेन मेरी नहीं थी, पेन दूसरी की थी, से एक्स की थी, एक्स मेरा दोस्त है उसकी थी, ये पेन एक्स की थी, मैं आके और चुपके से लेके चली गई बिना उसे बताए, ठीक है, बिना बताए लेके चली गई, तो ये क्या हुआ कि भाई गलत तरीके से, अनलॉफुल मीन्स फर्स्ट द पेन डिड नॉट बिलोंग टू मी, द प्रॉपर्टी डिडंट बिलोंग टू मी, सेकंड आके चुपचाप बिना बताए लेके चली गई छिपा के, सेकंड अनलॉफुल तरीके से, थर्ड गेन तो हुआ मुझे, आई गेन, पेन मुझे मिल गया, आई गेन, लेकिन क्या वो सही तरीके से था, नहीं, नीदर दिस बिलोंग टू मी नॉर द तरीका वो सही। तो जब दोनों चीजें गलत है, तो मुझे जो गेन हुआ वो रॉन्गफुल गेन है, गेन हुआ पर वो रॉन्गफुल है, मतलब किसी और की प्रॉपर्टी को गलत तरीके से ले लेना, उससे जो गेन होगा वो रॉन्गफुल गेन होगा, ठीक है, ये हो गया पहली चीज। दूसरा इसका ठीक ऑपोजिट, अब देखिए रॉन्गफुल लॉस 37, wrongful loss means the loss by different, दोनों के definitions देखना, means the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled, जिसके definition में दोनों की difference देखिए, means gain by, means loss by, unlawful means of property to which, unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled, person losing is legally entitled। अब जैसे मैंने इस पेन का एग्जांपल दिया, ठीक है, मैंने कहा ये पेन मेरे फ्रेंड की है, क्योंकि रॉन्गफुल गेन मुझे हुआ है तो उसे रॉन्गफुल लॉस हुआ, एक को गेन होगा तो एक को लॉस होगा, प्रॉपर्टी उसकी, पेन उसका, मैं लेके चली गई, तो मतलब लॉफुल जो टाइटल है वो तो उसके पास था, जिसके पास लॉफुल राइट है उससे गलत तरीके से कुछ लेके चले जाना वो हो गया लॉफुल, रॉन्गफुल लॉस, उससे लॉस हुआ, कैसा, रॉन्गफुल, क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी थी, इसकी चीज मैं गलत तरीके से लेके चल गई, इसलिए यहाँ पे जो लॉस होगा वो रॉन्गफुल लॉस होगा। तो मतलब एक ही हमेशा ये चीज समझ, दो चीजें समझनी कि रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन, पहली चीज हमेशा किसी प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में होगा, हमेशा, हमेशा किसी प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में, दूसरा किसी एक ही चीज से किसी एक इंसान को उसके रेस्पेक्ट में किसी को रॉन्गफुल गेन होगा, दूसरे को रॉन्गफुल लॉस होगा। जैसे अगर किसी का घर है, ठीक है, ये घर है, ठीक है, ये घर एक्स का है, इसे बी ने जो है वो हड़प लिया, जाके जबरदस्ती उसने रह लिया, कुछ ऐसा किया, ठीक है, तो भाई अब क्या है कि इसको हड़प लिया तो घर एक्स का था, बी ने गलत तरीके से उसे ले लिया, गलत ना, ना घर बी का है ना तरीका सही है, लेकिन उसे गेन हुआ, तो इसको हो गया रॉन्गफुल गेन, ठीक। अब घर एक्स का गलत तरीके से उससे ले लिया गया और उसको लॉस हो गया, उसको वहां से निकाल दिया, वो हो गया रॉन्गफुल लॉस। एक ही प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हमेशा किसी को रॉन्गफुल लॉस होगा, दूसरे को रॉन्गफुल गेन होगा, ये हमेशा एक चीज समझने वाली है, याद रखने वाली, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। तो नाउ दैट वी आर क्लियर विद दिस कि रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस करके क्या होता है, वापस सेक्शन पे आते हैं। यस, सो डिसऑनेस्टली means doing anything, कुछ भी करना with the intention of causing wrongful gain to one person, wrongful loss to another। हमें पता है कि किसी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में होता है, तो किसी को रॉन्गफुल गेन पहुंचाने, किसी को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने के इंटेंशन से जब कुछ किया जाए तो उसे कहेंगे बेईमानी से किया गया था, डिसऑनेस्टली। तो ये बेईमानी, इसलिए मैंने कहा ये क्या है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये कैसे पता चलेगा, जब तक मैं इस पेन को यहाँ से उठा के लेके नहीं चली जाऊं, मेरे दिमाग से कैसे घुस के तो नहीं देख सकता है, कैसे पता चलेगा, नहीं चलेगा। जिस मोमेंट में इस पेन को यहाँ से लेके चली गई चुपके से, तो उससे मुझे रॉन्गफुल गेन हुआ, सामने वाले को रॉन्गफुल लॉस हुआ, तो कैसे पता चला, मेरी कंडक्ट से। इसीलिए कभी भी कोई स्टेट ऑफ माइंड जो है वो हमेशा सिर्फ कंडक्ट से पता लगता है, कैसे, तो ये डिसऑनेस्टली जो है ये कंडक्ट से पता लगे कि कोई चीज कैसे डिसऑनेस्ट इंटेंशन की गई है, इस इंटेंशन का इसीलिए देखिए लिखा हुआ है, मींस डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, किसी को रॉन्गफुल गेन पहुंचाने, किसी को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने के इंटेंशन से कुछ किया गया हो तो उसे डिसऑनेस्टली कहेंगे, ठीक है, ये हो गया रॉन्गफुल गेन और सॉरी डिसऑनेस्टली। ऑलराइट,
तो हमने 2 क्लॉज 7 तक आज कवर कर लिया है, 2 क्लॉज 7 तक, दिस और लिटरी तक। इसके फर्दर अभी ये जैसे बताया कि जो डेफिनेशन सेक्शन है 239 तक, 2 क्लॉज 39 तक। तो एक एक करके हम इन सेक्शंस को आगे पढ़ते हुए जाएंगे एंड देन फिर हम चीजें डिस्कस करते जाएंगे। एंड मीनवाइल साथ में हम कुछ क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। अभी तो बहुत स्टार्टिंग है, तो फर्स्ट लेक्चर था हमारा सीरीज का। जैसे मैंने कहा कि भाई क्योंकि हम जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से चीजें पढ़ रहे हैं, तो मैं उसी तरीके से चीजों को लेके चलूंगी। मैं उन टॉपिक्स पे बहुत फोकस करूंगी जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ सेक्शंस में भी उससे छोड़ दूं जो कि बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है, और मे बी डिस्कस अ वेरी लिटिल बिट। साथ ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे विल डिस्कस सम क्वेश्चंस एज वेल। कुछ क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज है, जैसे कभी आए हुए हैं एग्जाम्स में, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट आंसर काइंड ऑफ, लॉन्ग आंसर काइंड ऑफ, एवरीथिंग। सो या